Hello student, welcome back to Humanities Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुए सीबीएसई की तरफ से 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज किए गए हैं। आज हम उन्हीं सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन में डिटेल में समझाया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट। क्या सीबीएसई हिस्ट्री, ठीक है, ये इसका कोड है 027 सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th 2023-24। तो आज हम हिस्ट्री का सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत ना एक बहुत ही धमाकेदार होनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले थे एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अभी तो पूरी किताब बाकी है, मतलब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की एक्चुअल जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से जल्दी से बता दे, आर यू रेडी? और रेडी है तो फटाफट से फायर इमोजीज या थम्स अप या फिर अनीता मैम की आर्मी का सिंबल जल्दी से कमेंट सेक्शन में शो कर दीजिए, ठीक है। तब तक हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम समझने वाले हैं इसमें एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो जो भी सीबीएसई की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कि कौन सा कितने सेक्शंस होते हैं, तो कितना कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, तो वो सारी डिटेल हम इसमें जानेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दी होंगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकर चलेंगे। देखो ये है आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है, ठीक है। उसके बाद ये आपको 3 आवर्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 80 मार्क्स का, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में इसमें सबसे पहले क्या है, ABCDE, इसमें 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है, सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में क्या होगा, 1 से लेकर 21 तक के एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 27, जो कि कैरी करेगा आपके 3 मार्क्स ईच, ठीक है। और इसको जो है आपको 60 से 80 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन यानी कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स कैरी करवाएगा, और यानी कि आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में क्या होगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 28 से 30 तक, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो भी 8 मार्क्स के। क्लियर है? सेक्शन डी में क्या आने वाला है, सेक्शन डी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और वो क्या करेगा, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये मैप आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये कैरी करेगा मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स। क्लियर? तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो कि आपको पेपर में भी दिखाई देंगी। अब करते हैं हम क्या, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, और टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 21, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से आंसर देने के लिए। और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इतने ज्यादा मतलब चैप्टर को समझ चुके हैं, ठीक है, तो चुटकियों में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं आज कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। Which one of the following was the main demand of the खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें बताना है कि which one of the following was the main demand, बच्चे खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी वो बतानी है। ये आपके ऑप्शन है, डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया, ठीक है, सेल्फ रूल टू इंडिया, सी है रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ द टर्की, या फिर रिवाइवल ऑफ द ऑर्थोडॉक्स कल्चर। तो क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही, फटाफट 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 आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से जी, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ जी, तो कौन सा इसकी मेन डिमांड थी, मेन डिमांड क्या थी इसकी, खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी, रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट टर्की। बच्चे रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट टर्की का मतलब है जो टर्की के जो सुल्तान थे उनको क्या किया गया था, उन पर बहुत सारी, जो जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी की हार की वजह से, क्योंकि देखो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी की तरफ से ये टर्की उनका साथ दे रहा था, ठीक है। जब जर्मनी हार गई तो हारी हुई कंट्री पर उन्होंने, जो जीती हुई कंट्री, उन पर एक तरह से बहुत हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी, और इसके चक्कर में ये जो टर्की के सुल्तान थे, टर्की के जो राजा थे, रूलर थे, इन पर भी वो पेनल्टी इंपोज कर दी गई,
राइट और इसकी वजह से ये जो पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी, ये अपने जो इनके स्पिरिचुअल हेड थे उनको मतलब मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। तो जिसकी वजह से ये क्या करना चाहते थे कि जितना भी पेनल्टी लगाई है, जितनी भी उनके ऊपर हर्ष ट्रीटी इंपोज की गई है, उसको वापस लिया जाए और उनका स्टेटस उनको दोबारा से उसी स्टेटस पर लाया जाए। तो इनकी मेन डिमांड क्या थी? रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ द टर्की, कि उनका जो भी पहले रुतबा था उसको वापस से उसी पर आया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर लिखा हुआ है सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू डिड नॉट द कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू डिड नॉट, बच्चे कभी कभी ना बच्चे बहुत गलती करते हैं कि नॉट को नहीं पढ़ते हैं और रैंडमली ऐसे पढ़ करके और आंसर लगाया, तो फिर आकर देखेंगे कि नॉट लिखा हुआ था, फिर पछताते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड द, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है वो बताना आपको, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इशू ऑफ द कार्टेजेस, ये तो बिल्कुल था। द कन्वर्जन ऑफ द इंडियन टू द क्रिश्चियनिटी, ये भी था। मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन फ्लोर, और आटे में जो भी गाय और सुअर की चर्बी का जो पाउडर मिलाया जाता था, तो ये भी स्प्रेड करने का एक रीजन माना जाता है। गिविंग ड्यू राइट टू द प्रिंसली स्टेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिविंग ड्यू राइट टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कि प्रिंसली स्टेट को उनके राइट्स दिए जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, गिविंग ड्यू राइट द। तो बच्चे डिड नॉट पूछा है ना, देखो कार्टेजेस की वजह से तो ये हुआ ही था, इमीडिएट कॉजेज में हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि वो धीरे धीरे ये भी तो चाह रहे थे ना कि अगर स्कूल उन्होंने ओपन कर दिए थे, जिसकी वजह से ना अब इंडियन के दिमाग में ये आने लगा था कि ये लोग हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमने इनकी बातों को नहीं माना तो ये उनको मतलब पनिशमेंट भी देंगे। तो इसमें नहीं वाला पार्ट बोलना था ना, और नहीं मतलब इसमें ये हो जाएगा कि गिविंग ड्यू राइट टू द प्रिंसली स्टेट। तो इसका सही जो डिड नॉट पूछा है ना, वो डिड नॉट आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। क्लियर? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नॉन रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन डायनेस्टी का सबसे द बेस्ट रूलर कौन था, इसमें से बताना है। यांगश्री द सातकर्णी, याग्नासरी सातकर्णी, सिमुका सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी? बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, दैट इज गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सातवाहन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको ये इस तरह से ना एक पिक्चर दी होगी, तो आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये किसकी पिक्चर है, ठीक है। तो टेरिकोटा फिगर ऑफ द सातवाहन रूलर्स, ठीक है। उसके बाद अशोका फिगर कलिंगा वॉर, राइट। टेरिकोटा फिगर डिपिक्टेड अ सीन फ्रॉम द महाभारत वेस्ट बंगाल, या फिर ए स्कल्पचर, या फिर अ स्कल्पचर डिपिक्टेड कृष्णा एडवाइजिंग अर्जुना। तो आपको इस पिक्चर को देखकर बताना है कि किस तरह की पिक्चर्स आपको लग रही है। 1 2 3 4, ए बी सी या डी? फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टेरिकोटा फिगर ऑफ द सातवाहन रूलर, ये बता रहे हैं। नहीं बच्चे, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? टेरिकोटा फिगर डिपिक्टेड अ सीन फ्रॉम द महाभारत वेस्ट बंगाल। तो ये उसका वहां से सीन लिया हुआ है, तो जाकर के इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट से बढ़ते हैं, राइट। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना था। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको तीर कमान लेते हुए, यहाँ पर तीर चलाते हुए दिखा रहे हैं, राइट। तो ये किसका सीन लिया हुआ है? ये महाभारत का सीन है, ठीक है। जो कि क्या बताया गया है कि टेरिकोटा फिगर डिपिक्टेड द सीन फ्रॉम द महाभारत वेस्ट बंगाल। तो ये महाभारत के से ही सीन लिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो मैंने क्या कहा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें आपके वन लाइनर भी होंगे, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज को चेक करने के लिए डाल दी गई कि बच्चे ने कंसेप्ट को कितना समझा है, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना, या बिल्कुल भी लेजीनेस जो है वो नहीं अपनानी है कि आलस में यार ये तो कर दिया, वो तो कर दिया। आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट डैश टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस, सारनाथ, सांची, बोध गया, लुम्बिनी। देखो क्या कहता है, अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस, राइट। तो आपको बताना है अशोका पिलर, तो कहां पर बताना है? इरेक्टेड अ पिलर दैट टू मार्क द
टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस। तो उस पिलर का नाम बताना है, उस पिलर में वो मेंशन किया गया है जहां पर अशोक खुद जाकर के विजिट करता है। और वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अशोक कौन से धर्म को फॉलो करते थे। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे और वो उस प्लेस पर जाते जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी इज द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी लुम्बिनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding the हड़प्पा culture and choose the correct option। आपको हड़प्पा कल्चर के बारे में सोचते हुए, इनको रीड करते हुए आपको इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो द मोस्ट यूनिक फीचर वाज डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर, राइट। तो इसका मोस्ट जो यूनिक फीचर था वो क्या था? इसकी डेवलपमेंट थी, ठीक है। अर्बन सेंटर्स थे, इसमें काफी अर्बनाइजेशन हो रखी थी, तो इसका एक यूनिक फीचर माना जाता है। द सेटलमेंट वर डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शन, सिटाडेल और लोअर टाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम वाज ऑर्डिनरी एंड अनप्लान्ड। अच्छा, इसमें बताया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ऑर्डिनरी था, साधारण सा था, ठीक है, और अनप्लान्ड था। ये तो सरासर गलत है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोड वर नॉट लेड आउट अलोंग अ ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि रोड जो थे वो ग्रिड पैटर्न पर ना बन करके टेढ़े मेढ़े ऐसे बने हुए थे बिना किसी प्लान के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है इसके, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 2 और 3 आर करेक्ट, ओनली 3 और 4 आर करेक्ट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों राइट हो जाएंगे ये, यानी कि आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी आपके सारे रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देयर आर द टू स्टेटमेंट मार्क एंड एसेशन। एसेशन को ए मार्क किया गया और रीजन को आर मार्क किया गया। तो आपको स्टेटमेंट पढ़कर बतानी है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो सारी चीजें। So Ashoka inscribed his message to his subject and official on the stone surface। ग्रेट अशोक जब अपने मैसेजेस को कन्वे करवाता था तो वो ना बड़े बड़े पिलर्स पर लिखवाता था या फिर स्टोन जो हार्ड सरफेस होता था उस पर लिखवाता था, जो भी मैसेजेस वगैरह होते थे, राइट। सो उसने क्या करवाया? उसको इंस्क्राइब कराया, क्या यानी कि आने वाले टाइम में भी बच्चे, रीडर जो भी है, उनके इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ करके जान सके कि वो कितना महान राजा था। नेक्स्ट आता है ही वांटेड टू प्रोक्लेम दैट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाय ऑल। ही वांटेड टू प्रोक्लेम, वो ये चाहता था कि व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाय ऑल, कि किस तरह का रिलीजन सभी लोग फॉलो करें जिससे कि सभी में इक्वालिटी आ जाए, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर true, but R is not correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. So what will be the correct answer? What will be the correct answer? देखो, he wanted to proclaim what religion? व्हाट रिलीजन, मतलब उसको क्या रिलीजन पता ही नहीं था कि कौन सा ऐसा धर्म लाया जाए, वो कौन सा धर्म है जिससे सभी में इक्वालिटी आ जाए। जबकि उन्होंने इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं किया था। वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे और उनको प्रोपोगेट करने के लिए उसे दूर दूर तक बहुत मतलब काम किए। धम्म महामत्ता को नियुक्त किया, ठीक है, कि धम्म को फैलाने के लिए उन्होंने जो मिनिस्टर्स, उन्होंने ऑफिसर्स जो रिक्रूट किए थे वो धम्म महामत्ता को स्प्रेड करने में किए गए थे। साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी, ठीक है, अपने सन और डॉटर को भी दूर दूर तक भेजा था, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, नेपाल वगैरह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इससे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग और ये स्टेटमेंट हो जाएगी सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा आपका सी, राइट। नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाई द क्राफ्ट, identify the craft center related to the Harappa religion with the help of given information। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है द क्राफ्ट सेंटर रिलेटेड टू द हड़प्पा। उस स्थान का, उस प्लेस का नाम बताना है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जहां पर सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, लोकेटेड नियर द कोस्ट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि वो प्लेस जो कि नियर कोस्ट है। नेक्स्ट आता है दे वर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, और वो वहां के लोग जो थे वो शेल्स के ऑब्जेक्ट बनाने में काफी ज्यादा निपुण थे। तो आपको क्या बताना है? इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। ये क्या है? इसके ऑप्शन है चन्हूदारो, मोहनजोदारो, नागेश्वर, बालाकोट, हड़प्पा एंड लोथल, भरोच एंड धोलावीरा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, नियर द कोस्ट, यहीं से आपको पहचान जाना था कि नागेश्वर और बालाकोट जो है वो कोस्टल एरिया है,
ठीक है, ये इनकी यूनिकनेस है, ठीक है, इनका यूनिक फीचर है ये कि दोनों ही कोस्टल एरिया थे और दोनों में ही क्या किया जाता था, शेल्स के ऑब्जेक्ट जो बनाए जाते थे, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, हु रोट किताबुल हिंद, लड्डू सा क्वेश्चन है यार, ये कितनी बार कर चुके हैं हम। किताबुल किसने लिखी थी, किताबुल किसने लिखी थी, ये ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रांकिस बर्नियर, अब्दुल रजाक, बिल्कुल सही। किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल बरूनी की। और इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है, ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है, इब्न बतूता ने बुक लिखी थी रहला, ठीक है, राइट, रहला, राइट। उसके बाद फ्रैंकिस बर्नियर ने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है, ये इनकी बुक थी। और इनकी अल बरूनी की बुक का नाम था किताबुल हिंद, ठीक है। अब्दुल रज़ाक की बुक अभी बताया नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेनी है। हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम ना पूछ करके आपको दूसरा पूछ ले, मतलब एक तरह से आपको आइडिया तो लग गया है ना। नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मगध एम्पायर, राइट। तो आपको मगध एम्पायर के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, राइट। So choose the correct option from the following statement with reference of the Magad Empire. तो फर्स्ट है इनिशियली पाटलिपुत्र was the capital, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहली में ही गलत हो गया कि इनिशियली मतलब पहले उसकी कैपिटल, सबसे पहले उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, नहीं, सबसे पहले उसकी कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र की जगह पर क्या आ जाता है, राजगृह, ठीक है, क्या आ जाता था, क्या आ जाएगा, राजगृह। सो चंद्रगुप्त was one of the early rulers, Magad rulers of the Magda who ruled 6 BCE, राइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य वन ऑफ द अर्ली, तो बिल्कुल सही बात है कि यही कौन थे, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। लेकिन यहां पर बताया ना कि मगध एक अलग चीज है, मौर्य डायनेस्टी अलग चीज है। मगध पर डायनेस्टीज जो है वो रूल करती थी, ठीक है, हर एक डायनेस्टी हो गई, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी हो गई, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज ने मगध पर रूल किया। इसमें क्या बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वाज वन ऑफ द अर्ली रूलर, ये अर्ली रूलर में से एक थे जो कि 606 BCE में रूल किया करते थे। मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th एंड द 4th BCE। अशोक वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। देखो ये क्या बताया है, अशोक क्या मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, बिल्कुल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट। मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th एंड द 4th century BCE। ये क्यों गलत है, बहुत सारे बच्चे अभी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम ये क्यों गलत है, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य वाज वन ऑफ द अर्ली रूलर्स ऑफ द मगध। चंद्रगुप्त से पहले तो काफी सारे रूलर्स रूल कर चुके थे, है ना, हर एक डायनेस्टी के, ठीक है, उनसे भी पहले बहुत सारे रूल कर चुके थे। नंद डायनेस्टी, पहले हर एक डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी थी, उसके बाद ही तो आए थे ना वो चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस दरगाह इज लोकेटेड फ्रॉम गिवन। ये दरगाह बतानी आपको कहां पर है। इट इज अ दरगाह ऑफ द शेख मुहिद्दीन चिश्ती। ये शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अकबर विजिटेड द प्लेस दिस मेनी टाइम, और अकबर बहुत बार, काफी टाइम इस दरगाह पर जाते हैं। आपके ऑप्शन ये रहे, दिल्ली, मेहरौली, अजमेर या फिर फतेहपुर सीकरी। लड्डू सा क्वेश्चन है ना, आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द सोर्स ऑफ कॉटन आफ्टर ब्रेक अमेरिकन सिविल वॉर 1861, ठीक है। तो इसमें बताना है कि 1861 में जब अमेरिका में शीत युद्ध, ठीक है, जो अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, इसके चलते अमेरिका ने ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि वॉर चल रही थी, उस बीच में कॉटन की जो सप्लाई थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। अब सारा का सारा जो ध्यान था, सारा का सारा कॉटन जो सप्लाई होनी थी वो इंडिया से होने लगी, राइट। और इसके बाद जैसे ही ये जब 1865 में जब अमेरिका का सिविल वॉर जब एंड हो गया था, तो वापस से, क्योंकि एक बार तो 61 में जब ये बंद हो गई थी, तो कॉटन की जो डिमांड थी वो इंडिया से पूरी की जाने लगी। तो इंडिया के तो अच्छे दिन आ गए थे, इंडिया वालों ने सोचा कि हमारे तो अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन क्या पता था कि थोड़े टाइम के लिए फिर से वापस अमेरिका जब सिविल वॉर बंद हो गई तो वहां से फिर से कॉटन सप्लाई होने लगती है। तो आपको क्या बताना है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्वेश्चन को मैंने ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो फटाफट से जल्दी से इसका आंसर क्या बताना था, आपको अमेरिका बताना था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द सोर्स ऑफ द कॉटन आफ्टर द ब्रेक ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। तो आपको बताना है, अच्छा एक मिनट,
देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है Which one of the following countries was the source of the cotton after पूछा है ना बच्चे, after the break of the American Civil War 16। तो अभी मैंने सारी कहानी बता दी आपको, तो आफ्टर पूछा है कि अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ने के बाद में, इसके बाद 1861 में अमेरिका में जब सिविल वॉर छिड़ गई थी, उसके बाद कॉटन की सप्लाई कहां से की जाने लगी? बिल्कुल सही, अभी बताया था मैंने, इंडिया। ठीक है, अभी मैंने बताया था इंडिया इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर देखिए, ये है आपका विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, मैच करना है आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या किया था? अगस्त क्लीवलैंड ने क्या किया था? फ्रैंकिस बुकानन कौन था? डेविड रिकार्डो। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, 100% श्योर हो, पहले आप उसको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैच करने का सबसे मतलब एक अच्छा तरीका है, दी बेस्ट आइडिया है। तो हमें क्या करना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ही क्या बने थे? बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, राइट। उसके बाद क्या करना है कि अगस्टस क्लीवलैंड ने पॉलिसी किसकी? स्पेसिफिकेशन की, राइट। तो इसको मैच करना है यहां से। फ्रैंकिस बुकानन क्या थे? ये ऑब्जर्वर थे। ठीक है, ऑब्जर्वर थे जिन्होंने इंडिया आकर के वहां की मिट्टी, सॉइल को, वहां के स्टोन्स को, वहां की हर चीज को ऑब्जर्व किया और एक रिपोर्ट, जब वो 5th रिपोर्ट बनी थी, उसमें अपनी ओपिनियन दी थी। डेविड रिकार्डो कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट को मैंने किया थर्ड से, फर्स्ट को थर्ड से, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3-3 दोनों में है, तो दूसरा मैच करते हैं, अगस्टस क्लीवलैंड पॉलिसी ऑफ द पैसिफिकेशन। 4 से किया तो 4 यहां पर आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर डिटेल में जानना है ना, तो बच्चे आप ना हर चैप्टर के जो टॉपिक वाइज मैंने आपको वीडियो बना रखी है ना, तो वहां पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। Who among the following led the flag of the revolt of 1857 against British in Bihar? वो कौन सा लीडर था जो कि बिहार से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना वहां परचम लहराया? ठीक है, वहां पर झंडा लहराया। तो कहने का मतलब ये कि इसको दूसरे पे भी आप सोचकर बता सकते हो कि बिहार से कौन लीड कर रहा था, ये भी आप बता सकते हैं। नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, कंवर सिंह या फिर ब्रिजेश कादिर, सॉरी कुंवर सिंह या फिर ब्रिजेश कादिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लड्डू सा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह। नाना साहेब कहां से थे? कानपुर से। ठीक है, नाना साहिब कहां से थे? कानपुर से। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ये था आपके फतेहाबाद से। ठीक है, और ब्रिजेश कादिर कहां से थे? ठीक है, ब्रिजेश कादिर कौन थे? ये अवध के नवाब के सबसे छोटे बेटे थे। ठीक है, तो ये अवध के नवाब कौन थे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कुंवर सिंह, राइट। तो बिहार से थे कुंवर सिंह। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। dash the dash was the amount assessed dash and the dash was the amount collected by the Mughal kings as the land revenue। क्या कह रहा है? the dash, बच्चे देखो 50% आपकी जो क्वेश्चन समझने की जो प्रॉब्लम है ना, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करके समझ जाते हैं। तो इसका मतलब 50% हमारी सॉल्व हो गई है जब हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा। प्रॉब्लम सॉल्व 50%, अब बचा 50% काम, वो हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर अच्छी तरह से रीड करके समझ करके फिर हम उसमें लगाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डैश वाज द अमाउंट असेस्ड एंड द डैश वाज द अमाउंट, ये अमाउंट था, यहाँ पर अमाउंट फिल करना है। उस अमाउंट को क्या कहा जाता था? ठीक है, असेस्ड एंड डैश वाज द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड बाय द मुगल किंग एज अ लैंड रेवेन्यू। तो दोनों ही ये लैंड रेवेन्यू है जो कि मुगल एम्परर्स को कलेक्ट किया करते थे। तो उनको बताना है क्या होता था, इक्ता और जागीर। बच्चे देखो, इक्ता क्या होता है? लैंड होती है, और जागीर भी क्या होता है? लैंड होता है। ठीक है, उसके बाद जामा और हासिल, ये दोनों क्या थे? एक तरह के टैक्स थे। ठीक है, एक तरह के टैक्स थे, और ये क्या थी? इसको लैंड को, जो ग्रांटेड लैंड होती थी उनको कहते थे, राइट। ये जो ग्रांटेड लैंड होती थी इनको कहा जाता था इक्ता और जागीर। नकदी और इक्ता, ठीक है, नकदी किसको कहते थे? नकदी कहते थे कैश को, राइट। नकदी कहते थे कैश को, और इक्ता कहते थे लैंड को, राइट। उसके बाद जब्ती और जामा। ठीक है, अब जब्ती का मतलब क्या होता है? जब्त करना, जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती तो करते नहीं सकते थे ना, ये तो एक नेगेटिव हो गया। जामा भी एक तरह का टैक्स होता था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जामा एंड हासिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन द विजयनगर एम्पायर इन द 15, वो कौन सा ट्रेवलर था जो विजयनगर में 15 सेंचुरी में इंडिया आता है विजयनगर में, एंड वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। जब मैंने ये चैप्टर कराया था तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था, और लड्डू सा क्वेश्चन है, नॉर्थे बरबोसा, कर्नल मैकेंजी, अब्दुल रजाक या फिर डोमिंगो पायस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, गुड, राइट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका अब्दुल रज्जाक इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं, कौन से सेंचुरी में आया था ये अब्दुल रज्जाक? 15 सेंचुरी में, ठीक है। कहां पर आया था? वो विजयनगर में, ठीक है। और किस चीज से इंप्रेस था? ये वहां के फोर्टिफिकेशन से, जो विजयनगर को 7 लाइन्स के अंदर जो है 7 लाइन्स के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, इस फोर्टिफिकेशन से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। कौन? अब्दुल रज्जाक, राइट। नेक्स्ट, अबुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इतना लड्डू सा क्वेश्चन, अबू फजल किसका कोर्ट हिस्टोरियन था? बिल्कुल सही, ठीक है। नींद में भी जाकर पूछोगे तो मैडम किसका था मैडम, आपने मैम किसी भी मैम ने पूछा या फिर आपके मम्मी पापा ने पूछा या फ्रेंड ने पूछा कि बताओ अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन जो कि उसने अकबरनामा लिखा था, उनका नाम बताओ, तो नींद में भी आप बता दोगे, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो किसका कोर्ट था, किसका कटियर था? वो था अकबर का, ठीक है, जिसने अकबर नामा लिखी थी, अकबर के जीवन पर भी एक बुक लिखी थी। कौन था ये? अबू फजल वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? दैट इज अकबर, राइट। हाँ, चूज द करेक्ट प्लेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो दशहरा फेस्टिवल वाज हेल्ड विद द ग्रेट प्रेस्टीज एंड पावर एट द डैश विजयनगर एम्पायर। देखो जब ये चैप्टर किया तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में 9 डेज का फेस्टिवल होता है, नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है, सेम वैसे ही वहां पर 9 डेज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। उस फेस्टिवल का नाम बताना है कि क्या होगा इस फेस्टिवल का नाम? महानवमी डिब्बा इज द करेक्ट आंसर, जो कि विजयनगर में सेलिब्रेट किया जाता था। नेक्स्ट, why was the task of the defining minority right in the constituent assembly difficult? Choose the correct option from the following, right? So why was the task of the defining minority right in the constituent assembly difficult? राइट को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिफिकल्टीज बार बार उनको फेस करनी पड़ रही थी, उनको पता ही नहीं था राइट क्या होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट डिमांड्स रिगार्डिंग द राइट्स, ठीक है। तो देखो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग डिमांड होती थी, राइट, रिगार्डिंग द राइट्स। तो राइट को लेकर के समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह के राइट दिए जाएं, क्या कैसे क्या राइट बनाए जाएं। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या होती है, एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो कहते हैं, दिमाग में उथल पुथल मच जाना, यार किस तरह से क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ब्रिटिश नहीं चाहती थी कि वो क्या करे, डिड नॉट वांट टू इंक्लूड इट, इस राइट को, इस तरह के राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया जाए, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। गांधी जी अपोज दैट द आइडिया ऑफ द स्पेशल राइट फ्रॉम द सम सेक्शंस। गांधी जी चाहते थे कि कुछ ही सेक्शंस के लोगों को ये प्रायोरिटी दी जाए, ये राइट्स दिए जाएं। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ द पीपल इन द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स वर एबिगोइसेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो किस लिए यहां पर इनके सामने डिफिकल्टी पैदा हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि अलग अलग ग्रुप को, अगर मान लीजिए एक ग्रुप की बात मान ली तो दूसरा नाराज हो जाएगा, हमारी बात क्यों नहीं मानी। ऐसे अगर दो की बात मान ली तो बहुत सारे नाराज हो जाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ा इनका जो टास्क था कि किस तरह से राइट लोगों को दिए जाएं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंजेस था, सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी इनके सामने कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिमांड होती है, तो कब तक इनको पूरा करेंगे। फिर सोल्यूशन क्या निकाला कि सभी की ओपिनियन ली गई, फिर वहां पर जो मेजर पॉइंट थे, जो मेन पॉइंट थे, उनको इंक्लूड किया गया और सभी को राइट्स दिए गए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का नाम बताना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर आपको बताना है। ही वॉज बॉर्न द तंजियर, ठीक है, वो तंजियर में बॉर्न हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, जब मैंने ये चैप्टर करवाया था तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे समझ ही गए होंगे, राइट।
तो ही वॉज बॉर्न एट द तांजियर इन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड द एजुकेटेड फैमिली। वो तांजियर में बॉर्न हुआ था और ऐसी फैमिली में जो पहले से ही बहुत एजुकेटेड थी। ही कंसिडर एक्सपीरियंस गेन थ्रू द ट्रेवल एज सम सोर्स ऑफ द नॉलेज दैन बुक। और वो हमेशा ये विश्वास करता था कि हमें जो है वो बुक से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने नॉलेज को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मानना कौन से ट्रेवलर का था? ही हैड ट्रेवल टू मिडल ईस्ट एंड द फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। और ये यहाँ पर जाता है, मिडल ईस्ट में जाता है ट्रैवलिंग करने के लिए, और काफी सारे पोर्ट्स प्लेसेस पर जाता है कोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, राइट। ही रोट अ बुक नेम रिहला। यहां से तो पता चल गया होगा आपको कि क्या पूछा जा रहा है। रिहला बुक से तो अभी पता चल गया हो ना। ये लो, ये आपके ऑप्शंस है, इब्न बतूता, फ्रैंकिस बर्नियर, अल बलूनी या फिर डोमिंगो पियास। बिल्कुल सही कहा आपने। आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गांधी जी आस्क्ड फॉर रिमिशन ऑफ द टैक्स फॉर द पीजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। गांधी जी ने कौन से मूवमेंट में किसानों का साथ दिया? ठीक है, और टैक्स जो इनके ऊपर इतना ज्यादा इम्पोज किया हुआ था, हाई टैक्स इम्पोज किया हुआ था, उसको रिमिशन, उसको रिड्यूस कराने में फार्मर्स की हेल्प करी। तो वो उस मूवमेंट का नाम बताना है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? खेड़ा सत्याग्रह इज द करेक्ट आंसर। रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, ये नहीं होगा। ये तो रॉलेट जो है वो बाद में किया जाएगा, जब रॉलेट एक्ट पास किया जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, इसके बाद से जब प्रोटेस्टेंट स्टार्ट होगी, तो ये उसके बाद की कहानी है सारी। ठीक है, सॉल्ट 1930 में हो जाएगा सॉल्ट सत्याग्रह। चंपारण मूवमेंट जो है वो 19 कब हो जाएगा? चंपारण मूवमेंट हो जाएगा आपका 1917 में। ठीक है, खेड़ा भी कब हो जाएगा? 1918 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट ये हो जाएगा आपका, सत्याग्रह ये होगा आपका 1919 में पास हुआ था। ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था ना, और इसी के चलते फिर कौन सा जाता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसके बाद से चलते हैं। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह कब आता है? सॉल्ट सत्याग्रह आता है 1930 में। ठीक है, ये बच्चे इस टाइम में ये लागू किया गया था, रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अब करते हैं हम सेक्शन बी पर आ गए। ठीक है, सेक्शन बी पर आ गए। सेक्शन बी में हम क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर्स करेंगे, जो कि कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 6, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 18। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से 21 क्वेश्चंस में से, एमसीक्यूज में से आपके कितने सही निकले, ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द ब्यूराइल साइट इन द हड़प्पा। ठीक है, तो आपको कोई भी 3 ऐसे पॉइंट बताने हैं ब्यूराइल्स को लेकर के, शवों को कैसे उनको किया जाता था, कैसे दफनाया जाता था, उनके साथ में क्या क्या चीजें मिली, वो कोई भी 3 पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो ये कर दीजिए या दोनों में से आपको एक करना है। डिस्क्राइब एनी, ये जो और लिखा होता है इसका मतलब ये दोनों मत कर देना, या तो ये करना है या ये करना है, दोनों में से जो अच्छी तरह आते हैं वो कर दीजिएगा। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ। आपको ये देखो, ग्रेट बाथ तो बहुत ही ईजी है। आपको इसका हड़प्पा सेटलमेंट में जो ग्रेट बात था उसमें आपको बताना है, कोई भी 3 पॉइंट बताने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्यूराइल्स का। ब्यूराइल साइट हड़प्पा वाज नॉट सो इलेबरेट, जनरली दे वर लेड इन द पिट्स। ब्यूराइल्स क्या होता है बच्चे? डेड बॉडीज होती हैं। डेड बॉडीज को जो है वो पिट्स में, पिट्स क्या होता है? गड्ढे होते हैं ना, तो उनको जलाया नहीं जाता था, गड्ढा खोद करके फिर उनको दफनाया जाता था। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है, सम टाइम देयर वर हॉलोड आउट द स्पेसेस द लाइन विद द ब्रिक्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके ऊपर ना कुछ ऐसा उनको जो गड्ढा होता था ना, तो उनको पक्का भी कर देते थे, और उनके पास ना उनके ऊपर एक मेगालिथ्स बना दिया करते थे, जिससे उनको रिमेंबर हो जाए। ठीक है, मेगालिथ्स किसको बोलते हैं? जैसे आपने ये साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। मेगालिथ्स बोलते हैं कि गड्ढे में किसी डेड बॉडी को जैसे उन्होंने दफना दिया है, और उसके ऊपर कुछ भी रिमार्केबल, मतलब एक मेमोरी के तौर पर कुछ भी ट्रायंगल शेप में कुछ भी वहां पर बना देते हैं ना, कि हमारे कोई रिलेटिव थे वो यहाँ पर दफनाए गए हैं, तो उनका एक यादगार के तौर पर उसकी समाधि टाइप में कुछ बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड द ऑर्नामेंट्स। हमें कुछ ब्यूराइल्स के साथ में कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ पोट्री वगैरह मिली। ठीक है, लाइफ आफ्टर द डेथ, तो ये मानते थे कि जो इनके साथ में बर्तन वगैरह रखते थे, ठीक है, कभी कभी तो जानवरों को भी उनके साथ दफना दिया करते थे, कि लाइफ आफ्टर मतलब डेथ के बाद ना, जब ये भगवान के घर जाएंगे तो उनको
थोड़ी से बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी संग साथी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो सामान होता था वो उनके साथ में दफना दिया करते थे। फाइंडिंग द हड़प्पा burial site द इंक्लूडिंग, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। सो हड़प्पा burial site conclude that the archaeologist could not trace the enormous quantities of the wealth buried along with the डेड। बहुत सारी क्वांटिटी में उनको वहां पर वेल्थ नहीं मिला जो कि बुराइल्स के साथ में दफनाया करते थे। थोड़ी बहुत चीजें जैसे ज्वेलरी हो गई, हाथ में पहने हुए थे, बस जस्ट वही उनको पहने हुए ही उनको दफना दिया करते थे। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं था। जो भी रिच पर्सन होते थे, रिच फैमिली के लोग होते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उनके साथ में जो भी उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने होते थे उस टाइम में, उनके साथ ही उनको दफना दिया करते थे। बाकी के अलग से उनके ऊपर ऐसा कुछ डालते नहीं थे, ठीक है। अब क्या आता है, अब हम करते हैं ग्रेट बाथ पर, ठीक है। तो ग्रेट बाथ का आपको फीचर बताना है कि देयर वर द 2 फ्लाइट स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ। देखो मैंने क्या बताया था जब मैंने ये चैप्टर करवाया था, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर बताया था। ये जो ग्रेट बाथ है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये ट्रायंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप में था, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में था। इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में ना स्टेयर्स बनी हुई थी, ठीक है, इसके नॉर्थ में साउथ में स्टेयर्स बनी हुई थी। तो इन स्टेयर्स के ही थ्रू वो नीचे जाया करते थे नहाने वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसके दो साइड में ना, साउथ आपके ईस्ट और वेस्ट में, इनमें चेंजिंग रूम्स बने हुए थे जहां पर वो चेंज वगैरह किया करते थे। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है कि देयर वर द 2 फ्लाइट स्टेप, दैट इज नॉर्थ और वेस्ट साइड में, ठीक है। टैंक में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, विच वॉज मेड ऑफ द, जो कि किससे बनी होती थी, वाटर राइट बाय द सेटिंग द ब्रिक ऑन द एज, ठीक है। ये बहुत ही पकी हुई ईंटों से बना होता था। और इसके बीच का ये जो जहां पर ये बेदिंग किया करते थे ना, ये क्या बनाया हुआ था, ये पकी हुई ईंटों से बनाया होता था इसका फ्लोर। और इस पर ना क्या बोलते हैं, जिप्सिम का कोट किया हुआ था ताकि वो उसमें स्लिपरी ना हो, राइट। उसके बाद में, ठीक है, मोर्टार ऑफ द जिप्सिम। देयर वर द रूम्स 3 साइड, ठीक है, 3 साइड में इसके रूम दिए, कहीं कहीं पे 2 साइड में दिया, कहीं कहीं पे 3 साइड में। तो आप क्या करोगे, 3 साइड में इसके रूम्स दिए हुए थे, राइट। उसके बाद वाटर फ्रॉम द टैंक फॉलोड इनटू द ह्यूज ड्रेन। अब इसमें पानी कैसे भरा जाता था, इनके पास में ना कुएं हुआ करते थे, वेल्स हुआ करते थे, उसी से ही बकेट से यहाँ पर पानी फिल किया करते थे, ठीक है। और जब ये रिचुअल जो भी बेदिंग होती थी, जब वो नहा लेते थे तो उसका पानी उसको ड्रेन कर दिया जाता था और नालियों के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता था। अक्रॉस द लेन द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद द 8 बाथरूम्स, ठीक है। तो 8 बाथरूम्स होते थे इनके, 4 ऑन द ईच साइड, तो ईच साइड में 4 होते थे, ठीक है। उसके बाद में कॉरिडोर विद द ड्रेन्स फ्रॉम द ईच बाथरूम कनेक्टेड विद द ड्रेन, तो बाथरूम जो होता था उसी के साथ साथ में नालियां बनी होती थी ताकि जो भी वेस्ट वाटर होता है उनके थ्रू निकल जाए। क्लियर है, समझ में आ गया ना। कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं, इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। कोई भी 3 पॉइंट जो अच्छे तरीके से आते हैं आपको ग्रेट बात के रिगार्डिंग, आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिटिकली एग्जामाइन द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, ये उस टाइम के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरेना को जानने के लिए, इकोनॉमिक पहलू को जानने के लिए इंडियन हिस्ट्री में किस तरह से एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। ये इसका आंसर है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से सुनो। क्रिटिकली एग्जामाइन द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, जो भी हमें एविडेंसेस मिले, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिले, उनके बिहाव पर इंडियन की पास्ट में किस तरह की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ थी लोगों की, तो इसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, राइट। सो ऑल्दो द सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे, हमें हजारों की तादाद में हमें इंस्क्रिप्शंस मिले डिस्कवरी के दौरान, नॉट ऑल हैव बीन डिसाइफर्ड, सारे नहीं डिसाइफर किए जा चुके हैं, ठीक है। अभी भी उन पर रिसर्च चल रही है। तो डिसाइफर का मतलब होता है पहचाना जाना, उस पर क्या चीज लिखी हुई है। तो अभी भी काफी बहुत सारे हजारों ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिस पर लिखा हुआ अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है, तो अभी तक हमें ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए 2 चीजों को तो हमें पता चल गया कि उसमें क्या लिखा हुआ था, अशोक ने जो लिखवाए थे। लेकिन अभी काफी सारी लैंग्वेजेस में जो हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभी उन पर रिसर्च जारी है। सो मेनी मोर इंस्क्रिप्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि जो है अभी सरवाइव नहीं है, मतलब अभी तक वो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई के दौरान जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे दुनिया को। आफ्टर दैट द कंटेंट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट द इनवेरिएबली
प्रोजेक्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु वाज कमीशन देम। तो इससे क्या पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन से पढ़ने के बाद पता चलता है कि वहां के ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे या फिर जो रिच पीपल होते थे या फिर नॉबल्स होते थे, राजा लोग होते थे, वो किस तरह से वहां पर सर्वाइव किया करते थे, रहा करते थे। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, ठीक है। फ्रॉम द मिड 12th, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। राजा कितना टैक्स लगाता था फार्मर्स पर, ठीक है। ऑर्डिनरी जो पर्सन होते थे, पीपल होते थे, वो किस तरह के घरों में रहा करते थे। राजा ने कौन सा रॉयल ऑर्डर जो है वो स्प्रेड किया, मतलब किस तरह से जो एक रॉयल ऑर्डर होता है ना उसके अनाउंसमेंट करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें ना, राजा ने कब कौन सा बैटल को विन किया, कौन सा हारा, किस राजा के साथ बैटल किया, ठीक है, उसका उसके राज्य पर क्या असर पड़ा, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन इन द इंस्क्रिप्शंस, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है इंस्क्रिप्शन से। बस वही 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने, 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है इस तरीके से, कोई भी 3 पॉइंट आते हैं तो आप उसमें बता दोगे। From the mid 20th century onwards, issue the economic changes and the way which the different social group emerged in the assume far more importance from the historian, which led to the fresh investigation of the old sources। तो हमें क्या पता चला, इनके old sources से पता चला कि उस टाइम का past कैसा था, राइट। एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजीज ऑफ द एनालिसिस। जब तक हम पास्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम नई स्ट्रेटेजीज को कैसे बनाएंगे। पास्ट में जो भी कमियां रही होंगी, या जब तक हम पास्ट को नहीं जानेंगे तो हम आगे फ्यूचर में ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके क्लास टेस्ट में, मान लीजिए फर्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए, आपको पता चल गया कि आपके मार्क्स कहाँ कम आए और कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करनी है। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर आए, थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। नेक्स्ट टाइम आपके मार्क्स अच्छे आ गए, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी, उससे नेक्स्ट टाइम जब क्लास टेस्ट हुआ तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इसका मतलब हमने पहले अपने पिछले वाले से एक्सपीरियंस लिया ना कि कहाँ पर क्या कमी रह गई थी, और हमें अपनी आगे की स्ट्रेटेजीज बनाई। सेम इसी तरह से आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, India had unique system of the communication। India had unique system of the communication। एक सबसे, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा यूनिक सिस्टम नहीं मिला जो कि इंडिया में मिला था, पोस्टल सिस्टम, ठीक है। सो इन द 14th सेंचुरी एग्जामाइन द स्टेटमेंट इन इब्न बतूता। जब इब्न बतूता इंडिया आया था तो उसने इंडिया में आकर के पोस्टल सिस्टम देखा, तो उसको बहुत यूनिक लगा कि ऐसा पोस्टल सिस्टम जो कि वो इतने सारे कंट्री में विजिट करके आ चुका है, ट्रैवल करके आ चुका है, तो ऐसा सिस्टम तो कहीं भी नहीं देखा जो इंडिया में आकर देख सकता है, ठीक है। इंडिया में आकर उसने देखा तो इसके सारे इसने फीचर्स बताए हैं कि इंडिया में मैंने एक ऐसी चीज देखी जो कि और अदर उसमें कंट्री में नहीं देखी थी। तो सबसे पहले वो बताता है कि इब्न बतूता वाज अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेजेंट इन द 14th century। He described the postal system which allow the merchant not only send the information। वो बताता है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जब भेजनी होती थी ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली से और कोई इंफॉर्मेशन सिंध भेजनी होती थी, ठीक है। सिंध उस आज के टाइम में तो ये पाकिस्तान पंजाब का ही एक वो है एरिया है, ठीक है, एक जगह है सिंध जो कि पाकिस्तान में है। और दिल्ली से लेकर के सिंध में कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी, मनी ऑर्डर करना होता था, एक्सवाइजेड कुछ भी पहुंचाना होता था, तो उसमें करीब करीब इसने बताया है कि 50 डेज का टाइम लगता था। अगर कोई फिजिकली वहां पर जाता था, किसी पर्सन को भेजा वहां पर, तो उसको 50 दिन लगते थे। लेकिन पोस्टल सिस्टम के थ्रू उसने बताया कि वो चीजें 50 डेज की बजाय कितने में हो जाती है, 5 डेज में कंप्लीट हो जाती है। कितने दिन बच गए, 45 डेज बच गए। मेहनत भी बच गई, वहां जाने से भी बच गए, सारी चीजें उसने ऐसे इस तरीके से डिस्क्राइब की अपनी बुक रिहला में। उसने बताया कि इंडिया में 2 तरह के पोस्टल सिस्टम है, ठीक है। एक को कहते हैं उलुक, ठीक है। उलुक क्या होता है, हॉर्स पोस्ट होता है बच्चे, ठीक है। हॉर्स पोस्ट क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। हॉर्स पोस्ट क्या होता है कि एक घुड़सवार होता है, वो क्या करता है कि वो, ध्यान से देखो पहले, horse post called the uluk run by the royal horses station at the short distance of every 4 miles। मतलब कि ये क्या करता है, हर 4 मील पर, ठीक है, जब ये एक घुड़सवार, एक हॉर्स राइडर जब यहां से चल करके 4 माइल्स को कंप्लीट करता है, ठीक है, 4 माइल्स को कंप्लीट करता है, 4 माइल्स के बाद उसको यहाँ पर दूसरा घुड़सवार मिलेगा, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन जो भी इसके पास होगा ये यहाँ पर इसको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा। फिर ये 4 मील चलेगा, उसके बाद इसको 4 मील के बाद फिर से एक हॉर्स राइडर दिखाई देगा, ठीक है, उसको ये अपना सारा का सारा जो भी इसके पास सामान होगा वो उसको हैंड ओवर कर देगा। तो इस तरीके से क्या करेगा वो, यहां तक तो ये जो पर्सन है वो यहां से यहीं तक तो चला, 4 मील ही तो चला ना, तो इसका मतलब इसको वहां तक नहीं जाना पड़ा,
तो देखो टाइम भी बच गया, मेहनत भी बच गई। तो ये किसका काम था? उलुग, इसको उलुग कहते थे, हॉर्स पोस्ट को। दूसरा बताया कि दूसरा क्या था? दूसरा था जहां पर जो लोग क्या करते थे, रन बाय द, ये फुट पोस्ट होता था, ठीक है, फुट पोस्ट, जो कि पैदल चलने वाले यात्री होते थे, कि किसी को पैदल चलना होता था। यहां पे बताया ना कि किसी को जब भेजा जाता था तो उसको 50 डेज लगते थे, और यहीं पर बताया गया है कि फुट पोस्ट, जो पैदल चलने वाला कोई भी मैसेंजर होता था, उसको वहां से वहां पहुंचने में 50 डेज लगते थे। लेकिन अब यहां पर ये कैसे अपना टाइम बचाएगा? वो बचाएगा इस तरीके से कि अब उसको यहां पर क्या करना है, हर, जैसे ये 4 माइल चला ना, अब इसको हर एक पर मील पर, मैंने क्या कहा, पर मील पर 3 स्टेशन मिलेंगे, 1, 2 और 3। ये कितना है? ये पर मील है, ठीक है, ये कितना है? ये पर माइल है, राइट, ये पर माइल है। तो इसमें क्या किया, यहां से ये पैदल वाला ट्रेवलर चला, ठीक है, ट्रेवलर जो भी मैसेंजर था, तो इसने यहां इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, इसने थोड़ी सी दूर चल करके और अपने दूसरे वाले मैसेंजर को क्या कर दिया, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन यहां दे दी। इसने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन यहां दे दी, इसने अपनी, फिर ये एक, मतलब एक पर्टिकुलर, एक माइल में, एक मील में, जो भी बोलते हो आप, उसमें 3 स्टेशन बने हुए थे। जबकि ये घुड़सवार क्या करता था, घुड़सवार के तो 4 मील क्रॉस करना पड़ता था, और फुट पोस्ट वालों में क्या करते थे, 1 मील के अंदर 3 स्टेशन बने हुए थे, क्योंकि वो पैदल चलते थे ना, उनको थकान ज्यादा होती थी। ये तो हॉर्स पर होते थे, इनको थकान नहीं होती थी, इसलिए इनके लिए 3 स्टेशन बनाए गए थे। और इस तरीके से वो काम जो 50 डेज में होता था, वो 5 डेज में हो जाता था। और ज्यादा क्यों आगे जा रहे हो आप, ये लगा लीजिए, आपके स्कूल में रिले रेस होती है ना? तो रिले रेस में क्या होता है कि रिले रेस में कोई बच्चा है, यहां से रन करना स्टार्ट करता है, और उसके पास कोई भी स्टिक वगैरह होती है, तो उसके संग साथी ना, जो भी उनके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो अपनी स्टिक यहाँ पर इनको दे देगा, वो इसको दे देगा, वो इसको दे देगा, तो वो काम जल्दी हुआ ना, हो गया ना? सेम इसी तरीके से इब्न बतूता ने बताया सारी चीजों को। क्लियर? एट द वेरी थर्ड, एट वेरी third mile outside the village were the 3 pavilions in which man used to sit with the ग्रेडेड लायंस रेडी टू स्टार्ट। वो क्या करता था, हर 3 मील के बाद में उनका एक स्टेशन बनाया करता था, वहां पर रेस्ट करते थे भाई, आगे जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो वहां बैठा रहेगा, फिर उसको हैंड ओवर करके फिर वो आगे जाएगा, और बैक टू पवेलियन हो जाता था, वापस अपने घर पर आ जाता था। जैसे पोस्टमैन होते हैं ना, तो पोस्टमैन में जगह जगह पोस्ट ऑफिस बने होते हैं, तो एक पोस्टमैन ने क्या किया, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर चला, ठीक है, और वहां पर जो दूसरा पोस्ट ऑफिस होता है, वहां पर सारे लेटर हो गए, टेलीग्राम्स हो गए, मनी ऑर्डर्स हो गए, वहां पर जाकर डिस्पैच कर देता है। फिर वो दूसरा, उस एरिया का जो पोस्टमैन होता है, वो आता है, उसको कलेक्ट करता है, फिर वो आगे जाकर के दूसरे को पोस्ट कर देता है। सेम यही था क्या, पोस्टल सिस्टम, जो कि इसने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस द मेन फीचर्स एंड ऑफ द अमर नायक। आपको बताना है अमर नायक का फीचर्स क्या थे। अमर नायक एक सिस्टम था बच्चे, ये कोई पोस्ट नहीं है, वो मैं अभी बताऊंगी। Which was introduced in the विजयनगर एम्पायर। देखो क्या होता था, ये जो अमर नायक सिस्टम होता था ना, ये क्या होता था, पहले तो नायक को समझो क्या होता था, तो अमर नायक बाद में समझेंगे, पहले हम नायक को समझते हैं। नायक कौन होता था? ये मिलिट्री का चीफ कमांडर होता था। जब कोई मिलिट्री का चीफ कमांडर बहुत अच्छा काम कर लेता था, तो उसको ना राजा की तरफ से लैंड ग्रांट कर दी जाती थी, है ना, जमीन दे दी जाती थी अच्छे काम के लिए। तो वो जो लैंड ग्रांट करने का सिलसिला है, वही क्या कहलाता है, अमर नायक कहलाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता सिस्टम था ना, और इक्ता को अडॉप्ट करने वाला इक्तदार कहलाता था। तो इक्ता किसको बोलते हैं? लैंड को बोलते हैं। लैंड को जो एक्वायर करता है, रिसीव करता है, उसको इक्तदार बोलेंगे। सेम वैसे ही अमर नायक होता था सिस्टम, जो कि नायक क्या होता था, नायक इसका मिलिट्री चीफ कमांडर होता था। नायक को मिलने वाली जमीन क्या होती थी, मतलब इनको कुछ प्रोविंसेस दी जाती थी, है ना, लैंड भी नहीं कह सकते, इनको कुछ प्रोविंसेस दी जाती थी। प्रोविंसेस का मतलब होता है एरिया, ठीक है, छोटा 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 जो राज्य होता है, उस तरह का एरिया जो है उनको दे दिया जाता है नायक को। और वही प्रोविंसेस क्या कहलाती है, राजा की तरफ से दी हुई, उनको एक तरीके से वो क्या कहलाती है, अमर नायक सिस्टम। अमर नायक सिस्टम वाज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में एक ये इसको मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन, यानी कि और अच्छा काम करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता था, ठीक है। It is likely that the many feature system were divided from the इक्ता system of the Delhi सल्तनत, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम होता था, सेम वैसे ही वहां पर क्या होता था,
ये एकता सिस्टम होता था। अमर नायक वर मिलिट्री कमांडर्स। अमर नायक कौन होते थे? वर द नायकाज मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन द टेरिटरीज गवर्न्ड बाय द रायाज। तो मैंने अभी बताया ना, जिनको प्रोविंसेस दे दी जाती थी उन्हीं को ही क्या किया कहा जाता था, मतलब नायकों को जो प्रोविंसेस दी जाती थी उस सिस्टम को अमर नायक सिस्टम कहा जाता था। आफ्टर दैट दीज द कंटीजेंट्स provided the Vijayanagar king and the effecting fighting force for which they brought the entire southern peninsula under the control। तो वो एक तरीके से, अगर मान लो इतने बड़े एम्पायर को छोटे छोटे इनमें प्रोविंसेस में सूबा में बांट दिया और इनको एक एक नायक दे दिया गया, या इनको एक कहते हैं ना कि हेड दे दिया गया। अब ये हेड क्या करेगा? अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो तरीके अपनाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से राज्य का ही तो पूरा का पूरा फायदा हुआ ना, अगर इसको प्रोविंसेस में किसी किसी को हेड बना दिया। अब आप आगे क्यों जा रहे हो? हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स बने हैं और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है ना। अब पूरा अकेला हमारा जो पीएम है, अकेले हमारे पीएम पूरी कंट्री को तो वो नहीं कर सकते ना, देखभाल करना होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देनी होती है, तो वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उनके अंडर में भी काफी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो राजा का मतलब राजा लोग होते हैं वो अकेले ही पूरी की पूरी जो इनकी जो किंगडम होती है या पूरा का पूरा इनका जो एम्पायर होता है उसको रन नहीं कर सकते, उसके लिए उनको उनके मिनिस्टर्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोविंसेस को जब वो हैंड ओवर कर देता है और सभी लोग अपने अपने प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, और इसी से क्या होगी? पूरे स्टेट की, पूरे राज्य की डेवलपमेंट होती थी। ठीक है। सो अमर नायक सेंट अ ट्रिब्यूट। अमर नायक क्या होते थे? वो तो इनको ठीक है राजा की तरफ से, रायाज की तरफ से इनको वो दे दी जाती थी, प्रोविंसेस दे दी जाती थी। बदले में ये लोग क्या करते थे? राजा को जो है वो हैवी हैवी गिफ्ट दिया करते थे। ठीक है। और ट्रिब्यूट मतलब पेशकश जिसको बोलते हैं। एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। और पर्सनली जाकर के बड़े अच्छे अच्छे से महंगे महंगे से गिफ्ट लेकर के राजा को दिया करते थे। राजा भी खुश और इधर नायक भी खुश, दोनों का काम चलता रहता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द बुर्दवान ऑक्शन हैड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट एंड वाज कंसिडर्ड अ बिग पब्लिक इवेंट इन 1797। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि बुर्दवान में जो ऑक्शन लगी थी, ठीक है, बुर्दवान में जो ऑक्शन किसको कहते हैं बच्चे? ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। ठीक है, नीलामी होती है ना जमीन की, उस तरह के ऑक्शन को क्या कहते हैं? नीलामी कहते हैं। जब बंगाल में वो जो राजा होता था, जमींदार होता था, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करता होता था तो उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। उससे जो पैसा होता था तो वो कंपनी अपना इस तरीके से अपने नुकसान की भरपाई करती थी। ठीक है। तो एक ग्रैंड इवेंट होता है, एक ग्रैंड ऑक्शन लगती है। कहां पर? बुर्दवान के राजा की जमीन को ऑक्शन में डाल दिया जाता है। और ये कब हुआ था? 1797 में। हुआ क्या था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू ईच जमींदार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो रेवेन्यू अपना फिक्स किया हुआ था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था 1793 में। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। उसके बाद जब इसको फिक्स कर दिया गया तो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? जमींदार को दी गई। कि क्योंकि जमींदार उस टाइम गांव का मुखिया होता था तो लोग इनकी बातों को मानते थे, गांव वाले लोग, तो इसको मीडिएटर बनाया गया। ठीक है। अब ये क्या करता था? एक तरफ सबसे ऊपर कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। एक तरफ जमींदार था और तीसरी तरफ कौन था? फार्मर्स थे या पीजेंट्स। ठीक है। अब ये क्या करेगा? जमींदार इनसे रेवेन्यू लेकर के अपने पास रखता था और फिर इनको रेवेन्यू देता था। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ था। तो जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम्हें हर फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देना है और इतने % देना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अच्छी फसल हो गई, ठीक है, तुम अपने हिसाब से अच्छी उसमें जो है वो कमीशन ले सकते हो, लेकिन हमें तो इतना फिक्स चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। ठीक है। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जब ये रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था जमींदार, क्योंकि जब फसल खराब हो जाती थी तो ये फार्मर बेचारे कहाँ से देंगे? ठीक है ना। और जो थोड़ी बहुत होती थी तो उनको खाने के लिए, अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए भी अनाज चाहिए था। ठीक है।
तो कई बार ऐसा होता था कि फार्मर इनको नहीं देते थे, या जानबूझकर भी डेलिबरेटली भी जमींदार क्या करता था, इनको रेवेन्यू नहीं देता था अपने फायदे के लिए, वो अपने पास ही उनको रख लेता था। इस तरह से कंपनी धीरे धीरे लॉस में आने लगी। लॉस में आने लगी तो इन्होंने क्या तरीका निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि हम जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर देंगे, उससे जो पैसा आएगा, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है तो उसकी जमीन को सेल करके हम वो नुकसान की भरपाई करेंगे। और एक स्ट्रिक्ट लॉ इंपोज कर दिया गया जमींदार के ऊपर, ठीक है, जिसको कहते हैं सनसेट लॉ। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सनसेट लॉ। खैर ये तो बाद में बताया जाएगा आपको, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो मतलब अगर तुमने सनसेट होने से पहले पहले अगर तुमने रेवेन्यू पे कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट डे तुम्हारी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन में डाल दिया जाएगा। तो ब्रिटिश कलेक्टर had soon discovered the many purchasers were servant and the agents of the Raja who had bought the land on the behalf of their master. Over the 95% sale auction was fictitious. देखो, ये जो जमींदार होता था, ये अपनी जमीन बचाने के लिए ना काफी सारे तरीके अपनाता था। जैसे कि अपने ही भाड़े के आदमियों को ऑक्शन में बिठा देता था कि तुम्हें ना मेरी तरफ से बोली लगानी है, किसी को पता नहीं कि तुम मेरे आदमी हो, लेकिन तुम्हें ऊंची से ऊंची बोली लगानी, पैसे मुझे देने हैं ना, तो मैं वो पैसे दूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उनके पास जितना गया वो उनका गया, ठीक है, नुकसान की भरपाई, लेकिन बाकी तो मेरे पास रहा ना, तो जमीन भी मेरे पास हो गई, और थोड़ा वो जो पैसा उनका कट के जितना पैसा बच गया वो भी मेरे पास आएगा। तो एक तो ये वाला तरीका अपनाया था। दूसरा क्या था कि फिक्टिशियस सेल, अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपने घर की महिलाओं के नाम कर देते थे, बहन के, बेटी के, बहू के, या फिर अपनी मदर के नाम कर देते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी प्रॉपर्टी फीमेल के नाम होती थी उसको सेल में नहीं डालते थे या उसको ऑक्शन में नहीं डालते थे। ठीक है, राजा स्टेट हैड बीन द पब्लिकली सोल्ड, उसको पब्लिकली सोल्ड किया जाता था राजा के स्टेट को, मतलब उनकी जमीनों को, बट ही रिमेन्ड द कंट्रोल ऑफ हिज जमींदार। दिस इंसिडेंट वाज स्ट्रेंज ट्विस्ट इन द ऑक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ राजा ऑफ बुर्दवान। तो ये एक ऐसा ट्विस्ट था, एक ऐसा मोड़ था जिससे कि कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, और राजा ने, मतलब कि जो जमींदार होते थे, ठीक है, बुर्दवान के जो राजा थे, इस तरह से अपनी जमीन को बचाने के लिए और उन्होंने जो जो तरीके अपनाए जिससे कंपनी लॉस में गई। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो आउटसाइडर खरीदने के लिए आते थे जमीन को, वहां पर ना लाठियाल अपने खड़े कर दिया करता था, 4 से 5 जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके ना, तो जो भी अंदर आता था, गांव के अंदर एंटर करता था सेल करने के, मतलब वो परचेज करने के लिए उनकी लैंड को, वहीं से हाथ पैर तोड़ के उनको भगा दिया करता था। ठीक है ना। नेक्स्ट, the relationship of the sepoys with the superior white officer underwent a significant change in the years preceding the uprising of the 1857. क्या बताया है, द रिलेशनशिप ऑफ द सेपॉय विद द सुपीरियर वाइट। अब दोनों को क्या बताना है, दोनों के कैसे रिलेशंस थे। देखो, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि दोनों में दुश्मनी थी, उससे पहले बहुत टाइम पहले ये लोग बहुत आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके अंदर दरार पैदा होती चली गई। उनको अच्छा सैलरी देते थे, इनको कम देते थे, तो धीरे धीरे ना इनके अंदर पार्शियलिटी, भेदभाव होने लगा था। उसी के ऊपर आपको विद एग्जांपल स्टेटमेंट अपनी देनी है। अ चैरी दैट विल, या फिर तो ये करना है या ये करना है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, 1851 में इन्होंने क्या बोला था, एक ऐसी, ये जो अवध है ये एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। Who made this remark? तो ये 1 मार्कर है कि ये स्टेटमेंट किसने बोली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये भी लगा सकते हो। कब की गई थी, 1851 में। ठीक है, क्लियर। अब क्या आएगा, एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ द इवेंट इवेंचुअली लेड द, तो आपको वो इवेंचुअली आपको बताना है, सीरीज बतानी है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तब जाकर के अवध उनके अंडर में आया था। तो वो सारी चीजें, सिचुएशन आपको लिखनी है। तो रिलेशनशिप तो पहले हम फर्स्ट वाले का करते हैं, इस वाले का। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द सेपॉयज। सेपॉयज कौन होते थे बच्चे, ध्यान से सुनो। सेपॉय होते थे भारत के जो सैनिक होते थे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनको सिपॉय कहा जाता था। सिपाही कहते हैं ना, सिपाही, उनको बोलना नहीं आता था, तो उनकी जो ट्विंग टेस्ट होता है ना, जो उनकी जो टंग होती है वो ऐसे ट्विस्ट करती है, मतलब ऐसे घुमा के बोलते हैं, तो सिपाही की जगह सिपॉय सुपॉय करके बोलते थे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा गया है, हमारे इंडियन जो वो सोल्जर्स होते थे, इन्हीं को ही सिपॉय कहा गया है, वो ब्रिटिशर्स कहते थे। इन दोनों के रिलेशंस कैसे थे कि द रिलेशंस ऑफ द सिपॉय विद द आइदर सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर अंडर वेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर प्रोसीडिंग द अपराइजिंग 1857। क्या होता है कि इन
1820s की बात है। व्हाइट ऑफिसर मेड अ पॉइंट मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन। तो मैंने कहा ना इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, फ्रेंडली रिलेशन थे। कब कब की बात हो रही है? 1820s की बात हो रही है। और रिवॉल्ट कब हुआ था? 1857 में। ठीक है, तो ये बात हो रही है तब की। तो white officers made the point maintain the friendly relation with the sepoy. They would take a part in their leisure activities. तो जो white people होते थे ना, white soldiers होते थे, मतलब अंग्रेज जो सोल्जर्स थे, वो हिंदुओं की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करते थे, हिंदू उनके फेस्टिवल्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करते थे, बहुत अच्छे मिलकर रहते थे। They wrestled with them, fenced with them and went out the hawking with them. ठीक है, तो उनके साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, ठीक है, गॉसिप्स वगैरह भी किया करते थे। Many of them were the fluent in the Hindustani and were familiar with the customs and the culture of the country. और काफी सारे हिंदुस्तानियों के कल्चर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। Those officer who the disciplinarian एंड द फादर फिगर रोल्ड इनटू वन। तो इस ऐसे भी होता था कि जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले होते थे तो वो उनको गाइड भी कर दिया करते थे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, सजेशंस भी दिया करते थे, राइट। उसके बाद 1840s में क्या होता है? ठीक इसके 20 साल बाद दस बिगेन द चेंज। तो ये उनके रिलेशंस में एक तरह का चेंज देखा गया। द ऑफिसर डेवलप अ सेंस ऑफ द सुपीरियरिटी। जो ये व्हाइट ऑफिसर्स थे, ये अपने आप को इनसे सुपर समझने लगे। ठीक है, ये काले हैं, ठीक है, इनको किसी तरह का इनके साथ बहुत तरह की पार्शलिटी की जाती थी, सैलरी इनको कम दी जाती थी, इनको दूर दूर भेज दिया जाता था, जबकि इनको बहुत ही पास में रखा जाता था। तो इस तरह के धीरे धीरे वो चेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से इनके अंदर बीच में गैप आने लगा। अब्यूज द फिजिकल वायलेंस बिकम द कॉमन एंड दस द डिस्टेंस। और धीरे धीरे क्या हो गया? इनमें फिजिकल वायलेंस भी क्रिएट होने लगी। किसी ने कुछ किसी को बोल दिया तो मरने मारने पे तैयार हो जाते थे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होने लगी बिटवीन द सेपॉय एंड द ऑफिसर्स ग्रुप। ट्रस्ट was replaced by the suspicions. ये जो ट्रस्ट था, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास था, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। द फियर ऑफ द सेपॉय अबाउट द न्यू कार्टेजेस। तो ये जो फियर था, एक डर था किसका? न्यू कार्टेजेस का। ठीक है, तो ये और ज्यादा उनके अंदर गैप में, कहते हैं ना आग में घी का काम करती है। तो जब इनको बोला गया कि न्यू कार्टेजेस इनको यूज करने हैं, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जिसमें काउ पिगफिट जो है वो उनको उनके ऊपर कोटेड किया जाता था। तो जब इन्होंने मना कर दिया तो एक तरह से बिल्कुल ये जो दरार बन रही थी, एकदम ये खाई की तरह का रूप ले लेती है। तो बस वही सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, और दे वर द कम्युनिकेटेड बैक टू द विलेजेस। तो उन्होंने वो क्या करते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था, काले और गोरे में भी बहुत ज्यादा फर्क किया जाता था ऑन द पार्ट ऑफ देयर वाइट ऑफिसर एंड देयर विलेज। तो कोई शहरों में रहते थे, कोई गांव में रहते थे, ऐसे भी पार्शलिटी होती थी। जैसे बोलते नहीं है तो कहाँ का रहने वाला? शहर का। शहर के जो एक बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है, वो अलग दिखती है, गांव वालों की एक अलग दिखती है। तो सेम वैसे ही चलना, तू तो गवार है, कुछ ऐसे करके, तो सेम वैसे ही उनको ऐसे बोला जाता था। ठीक है, नाउ अब करते हैं कि ये जो डलहौजी ने बोला था कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ। तो ये किसने बोला था? ये बोला था 1851 में। यही बताया था मैंने, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसको बोला था कि किसके बारे में बोला था बच्चे? अवध के बारे में। ठीक है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ। 5 ईयर लेटर बाद क्या होता है कि 1851 से 1856 की बात है, 5 साल बाद लगातार इस पर काम करने के बाद एट लास्ट क्या होता है कि इनके कैप्चर में, मतलब ये अवध को कैप्चर कर लेते हैं। किंगडम वाज फॉर्मली एनेक्स्ड ब्रिटिश एम्पायर। तो इसको एनेक्स कर लिया जाता है, इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं अवध को। द कंक्वेस्ट हैपेंड इन द स्टेजेस। द सब्सिडियरी अलायंसेस हैड बीन इम्पोज्ड द अवध इन 1801। सब्सिडियरी अलायंसेस किसको बोलते हैं? सहायक संधि को। किसको बोलते हैं बच्चे? सहायक संधि को। सहायक संधि जानते हो क्या होते हैं? ठीक है, सहायक संधि क्या होती है कि अगर कोई राजा ब्रिटिशर्स के साथ में पैचअप करता है, मतलब उनसे संधि करता है, तो उनके सारे ब्रिटिशर्स के रूल रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। अगर कोई नहीं मतलब उनसे पैचअप नहीं करना चाहता, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, उनसे फ्रेंडशिप का हाथ नहीं बढ़ाना चाहता है, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पेनल्टी के तौर पर, तो उनसे लड़ाई भी कर ली जाती थी। तो लड़ाई के दौरान जो है कई बार वो डिफीट हो जाते थे, तो तब भी तो पूरा राज्य उनको देना पड़ता था। तो उनको बोलते थे क्यों तेरा भी और मेरा भी नुकसान किया, तो चुपचाप से हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज तो तुम्हें ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता था कि राजा लोग होते थे बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुपचाप उनकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया करते थे। कुछ ऐसे होते थे कि नहीं हमें तो नहीं करना है, कई बार ऐसा होता था। ठीक है, तो जो
एज पर द टर्म द अलायंसेज नवाब हैड टू डिसबैंड द आर्मी। इसके अकॉर्डिंग, ये जो सब्सिडरी अलायंसेज है इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि राजा की आर्मी को डिसबैंड कर दिया जाएगा। जो राजा लाखों लाखों की जो आर्मी रखते थे ना, इतने लाख सोल्जर्स हैं, उनमें ये घुड़सवार हैं, हाथी वाले हैं, ये वो, तो उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया था, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरा, अलाउ टू ब्रिटिश, उनकी जगह उनकी खुद की अपनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपनी ट्रूप होती थी, अपनी आर्मी, अंग्रेज अपने ही आदमियों को वहां पर रखते थे और उनका सारा खर्चा रहने खाने का जो भी होता था वो सारा वो राजा ही देगा। ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं? सब्सिडरी अलायंसेस के अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से राजा को दी जाती थी। ठीक है। और बदले में नवाब की तरफ से ये अश्योरिटी दी जाती, मतलब ब्रिटिशर्स ये राजा को इंश्योर करते थे कि हमारी तरफ से तुम्हें ये इंश्योरिटी दी जाती है कि तुम्हें अब बिल्कुल भी बाहरी आक्रमणों का जो एक तुम्हें डर सताता रहता है ना, अब वो डर तुम्हें नहीं सताएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है कि कोई भी दूसरा कोई रूलर होगा वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके से ब्रिटिश रेजिडेंट डिप्राइव्ड हिज द आर्म्ड फोर्सेस, नवाब बिकेम द इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द, अब धीरे धीरे बंगाल का नवाब जो है वो पूरी तरह से डिपेंड होने लगा ब्रिटिशर्स के पास में। एक तरह से डिपेंड ही हो गया ना, कि उनको पूछे बिना वो किसी राजा से संधि नहीं कर सकता, किसी राजा अदर स्टेट के साथ में कोई ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं बना सकता है, किसी अदर राजा के साथ में जो भी उनके साथ में जो संधि होती थी या उनके साथ में कोई भी मेन डिसीजन लेना होता था तो वो नहीं ले सकता था। इससे पहले अथॉरिटी या उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इस तरीके से राजा और उनके बीच में ये टर्म एंड कंडीशन थी। एंड ऑर्डर विद द किंगडम नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। वाजिद अली शाह का सबसे छोटा बेटा कौन था? ब्रिजेश कादिर, राइट। तो वाजिद अली शाह वॉज डीथ्रोन्ड, तो वाजिद अली शाह को डीथ्रोन्ड कर दिया गया, उनको राज सिंहासन से हटा दिया गया। एंड एग्जाइल टू कलकत्ता, और उनको अवध से निकाल करके कलकत्ता उनको भेज दिया गया। ठीक है। ऑन द प्लाई ऑफ द रीजन ऑफ बीइंग द मिसगवर्नेंस। ठीक है। और उनको मिसगवर्नेंस, ठीक है, उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं से तो भाई अवध को कैप्चर करना ही था। तो उन्होंने क्या दूसरा तरीका अपनाया कि तुम ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो, और फिर उनको इसका एलिगेंस लगा करके, मिस गवर्नेंस का एलिगेंस लगा करके उनको वहां से रिमूव कर दिया गया। ठीक है। डिथ्रोन कर दिया गया। अब हम क्या करते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। अभी हमने पार्ट 1 में सेक्शन ए में हमने एमसीक्यूज करे, सेक्शन 2 में हमने शॉर्ट क्वेश्चन करे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन सी में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द महाभारत इज एन इनवैल्यूएबल सोर्स अवेलेबल टू द हिस्ट्री टू स्टडी द सोशल प्रैक्टिस एंड द नॉर्म्स इन अर्ली सोसाइटी जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब महाभारत के रिगार्डिंग आपको बताना है कि उस टाइम में सोसाइटी में किस किस तरह की एक्टिविटीज हुआ करती थी, लोग कैसे कैसे काम किया करते थे, क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो की जाती थी, वो बताना है। नेक्स्ट होता है कि एग्जामाइन द एलिमेंट्स द एनालाइज्ड बाय द हिस्टोरियन ऑन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत। महाभारत टेक्स्ट में किस तरह से एक कल्चर का, एक पास्ट के बारे में हमें ओवरव्यू मिलता है, तो सारा का सारा महाभारत के बारे में बताना है। पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है। महाभारत डायनेमिक एपिक कंटेन द, डायनेमिक एपिक किसको बोलते हैं बच्चे? जो कि आज तक इतना डायनेमिक कहते हैं ना कि एकदम धमाकेदार वाला, तो ऐसा एपिक आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि इसका दुनिया की लगभग लैंग्वेजेस में, मतलब ये लगा लो कि करीब करीब ना पूरे हर तरह के लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो इतने बड़े लेवल पर ट्रांसलेशन अभी तक किसी भी एपिक की नहीं हुई है जितने की महाभारत की हुई है। ठीक है। और इसमें हर तरह का डिस्क्रिप्शन लोगों को मिलता है, रीडर्स को पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है कि उसमें ना सिर्फ कौरव और पांडवों के बैटल के बारे में बताया गया है, बल्कि उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, फॉरेस्ट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है। पैलेसेस के बारे में बताया गया है, सेटलमेंट्स के बारे में भी बताया गया है। तो इसको इसीलिए इसको डायनामिक टेक्स्ट बोला जाता है। इट्स ग्रोथ वाज नॉट द हिंडर्ड बाय द लैंग्वेज। तो इसमें इट्स ग्रोथ वाज नॉट, तो लैंग्वेजेस के बेस पर इसको इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, फेमिसिटी नहीं मिली है। ओवर द सेंचुरीज इट हैज बीन मेनी लैंग्वेजेस ओवर द वर्ल्ड। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया। और मतलब ऐसा नहीं था कि संस्कृत में लिखी थी तभी, ये अलग अलग भाषाओं में लिखने की वजह से रीडर इससे अपना मतलब रीडर से कनेक्ट कर पाए, इसको समझ पाए, और फिर ये दुनिया की लगभग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका। इट डिपिक्ट एन ऑनगोइंग द डायलॉग बिटवीन द पीपल एंड द कम्युनिटीज ऑन द वन हैंड एंड द ऑथर्स ऑन द अदर हैंड। तो इसमें कहता है इट डिपिक्ट
ऑन गोइंग द डायलॉग। तो इसके अंदर जैसे भी बचपन से लेकर के, जैसे कौरव पांडव बचपन में थे, उससे पहले की जो कहानी थी भीष्म पितामह से स्टार्ट हुई थी, तो वहां से स्टार्टिंग से लेकर के और बैटल के एंड होने तक, वॉर के एंड होने तक जिसने भी जो भी डायलॉग बोले थे, वो सारे के सारे डायलॉग्स इस महाभारत एपिक में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है इट इनकॉर्पोरेटेड मेनी स्टोरीज दैट द ऑरिजिनेटेड इन द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से काफी सारी स्टोरीज इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे गाँव में जो विलेजर्स रहते थे उनकी स्टोरी अलग है, राइट। उसमें एक राजा होता था, बहुत ही विक्ड किंग होता था, ठीक है। गाँव के लोग ऐसे होते थे, ठीक है, बड़े बूढ़े ऐसे होते थे, तो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, राइट। सो मेनी स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड द डिफरेंट वेज। तो ये हमें तब उस टाइम के पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। रीटोल्ड इन द डिफरेंट वेज, अलग अलग टाइप में हमें बताते हैं कि ऐसा पहले हुआ करता था। मेनी एपिसोड ऑफ दिस टेक्स्ट। अच्छा, आप में से बताओ किस किसने महाभारत देखी है? पहले वाली, सबसे पहले वाली देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे, ठीक है। और नहीं भी देखी हो तो बच्चे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ना सिर्फ आपकी क्लास 12th में, बल्कि जब हमने देखी थी तब ये तब से लेकर के आज तक इसके हर एक एपिसोड को हम बहुत अच्छे से एकदम इंटरेस्ट लेकर के देखते थे। और इसी वजह से ही आज तक भी महाभारत के हर एक कैरेक्टर का जो भी रोल था वो हमें अच्छी तरह से याद है कि कब कहाँ पर क्या हुआ था, है ना। तो आपको भी देखना चाहिए कि द मेनी एपिसोड ऑफ दिस टेक्स्ट हैड बीन डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर्स इन द पेंटिंग। तो इसके काफी सारे एपिसोड जो है वो जैसे मंदिरों की दीवारों पर, अभी हमने पीछे वो एमसीक्यू देखा था ना, तो किस तरीके से स्कल्पचर्स में पत्थर की मतलब वो जो दीवारें होती थी उन पर भी पिक्चराइजेशन उस पर की गई है, राइट। और उसके बाद दे ऑल्सो प्रोवाइड अ वाइड रेंज देम द परफॉर्मिंग द लाइक प्लेज, डांसेस एंड नरेटिव्स एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजों के बारे में इस महाभारत में बताया गया है। लाइक थीम हो गई, ठीक है, क्या थीम्स होती है, परफॉर्मिंग जो आर्ट होती थी, किस तरह के लोग वहां पर आर्ट को परफॉर्म किया करते थे, चाहे वो सिंगिंग थी, डांसिंग थी, या फिर कैलीग्राफ, मतलब कुछ भी XYZ उनको लिखना आता था, पढ़ना आता था, कोई भी अच्छा काम करना आता था, उस सारी की जानकारी दी गई है। एंड द नरेटिव्स एज वेल, राइट। अब आता है एग्जामाइन द एलिमेंट्स द एनालाइज्ड बाय द हिस्टोरियन ऑन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत। अब इसमें देखेंगे हिस्टोरियन ऑफन द टेक्सचुअल ट्रेडिशन। देखो क्या कह रहा है, एग्जामाइन द एलिमेंट्स एनालाइज दैट हिस्टोरियन टेक्स्ट ऑफ द महाभारत। जो भी हमारे हिस्टोरियन को महाभारत से जो भी चीजें सीखने को मिली, किस तरह से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया हिस्ट्री में। हिस्टोरियन ऑफन यूज टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन और द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। तो उस टाइम के प्रोसेस को समझने के लिए ये महाभारत का एपिक बहुत काम आता है। अगर महाभारत नहीं होती तो कैसे जान पाते कि कौन कौरव थे, कौन पांडव थे, कौन भीष्म पितामह थे, वहां के लोग कैसे रहा करते थे, क्या क्या वहां पर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, नहीं पता होता। थोड़ी बहुत पता होता, ठीक है, इंस्क्रिप्शन से या अदर टेक्स्ट बुक से पता हो जाती, लेकिन जितनी डिटेल महाभारत में दी हुई है उतना शायद हमें नहीं पता चलता। सो सम टेक्स्ट ले डाउन द नॉर्म्स इन द सोशल बिहेवियर, अदर डिस्क्राइब एंड द, तो कुछ बताते हैं कि सोशल बिहेवियर कैसा था, मतलब सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे। अदर डिस्क्राइब ओकेजनली द कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ द सोशल सिचुएशन, प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। तो वहां की सोशल सिचुएशंस कैसी थी, वहां के लोग क्या क्या प्रैक्टिसेस, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज किया करते थे। दे कैन ऑल्सो कैच द ग्लिम्स, ये कौन कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरियंस की। दे कैन ऑल्सो कैच द ग्लिम्स ऑफ द सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो वो कुछ जैसे जो मेन कैरेक्टर थे ना, किस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में रोल प्ले किया, जैसे युधिष्ठिर थे, या फिर आप दुर्योधन लगा लो, या भीष्म पितामह लगा लो, या फिर गुरु द्रोणाचार्य लगा लो, एकलव्य लगा लो। तो हर एक कैरेक्टर का ना अपना ही क्या होता था, हर एक एक्टर का अपना ही एक रोल होता था। तो वो उस रोल मॉडल में उन्होंने क्या क्या चीजें की, कौन कौन से इवेंट उनके साथ हुए, सारी चीजें बताई गई हैं। As each text and the descriptions and the inscriptions was written from the perspective of the specific social categories। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बारे में बताई गई थी, या जो एलिट फैमिली थी उन्हीं के बारे में बताया गया था, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताया गया था। सोशल कैटेगरीज में कितनी कैटेगरीज में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इनमें ये डिवाइडेड थी। वी नीड टू कीप माइंड हु कंपोज दैट फॉर अ हुम एंड, ठीक है। तो ये हमें इस बात की भी, लेकिन वी नीड टू कीप इन माइंड, लेकिन हमें ये अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी कि ये जो महाभारत थी वो कब और किसने लिखी थी, ठीक है। तो द ऑथर, इसके ऑथर कौन थे, द टाइम एंड द पीरियड, ये कब लिखी गई थी, ठीक है, वो सारी चीजें बतानी है।
सो दे ऑल्सो द, ठीक है, वैसे तो जो है महाभारत को आप क्या लिखना है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था इसको, ठीक है, तो वो बताना है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी की फालतू की चीजें आपको याद नहीं रखनी है। सो दे ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, ठीक है, और फिर यही जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो सर्कुलेट होने लगा। यूज द केयरफुली टेक्स्ट अलाउ अस पीस ऑफ, तो पहले किसी भी चीज को ना जो हमारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, तो पहले उसके ऊपर काफी रिसर्च की गई, काफी उसको एग्जामाइन किया गया, उस पर रिसर्च की गई, जांच पड़ताल की गई, तब जाकर हिस्ट्री में उसको मेंशन किया गया। ऐसे नहीं कर देते, उठा के कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और evident on the manuscript found all over the subcontinent, also evident were the enormous, मनुस्मृति में जो सोसाइटी के लिए रूल रेगुलेशंस लिखे हुए थे, तो उसी को ही कंसिडर किया गया और आगे उसमें बताया गया, ठीक है। enormous the regional variations, the way in which the text had been transmitted over the century, और इसी वजह से वहाँ के इसको जो पहले सबसे पहले जब इसको लिखा गया था तो मनुस्क्रिप्ट से इसको जो मनुस्मृति होती थी तो पहले इसके हर एक श्लोक के साथ में उसको कनेक्ट किया गया, तब जाकर फिर इसमें जो संख्या थी महाभारत में जो वर्सेसेस थे, जब स्टार्टिंग में इसमें वर्सेसेस मेंशन किए गए तो वो कितने थे, 80,000 थे, ठीक है। फिर कितने हुए, 1 लाख हुए। अब जो है इसमें मोर देन 1 लाख होते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें मोर देन 1 लाख वर्सेसेस हैं। वर्सेसेस का मतलब होता है श्लोक, ठीक है। The understanding this process derived the primary from text written in English, sorry संस्कृत। तो सबसे पहले जब इसको लिखा गया तो संस्कृत, टिपिकल संस्कृत में लिखा गया था, फिर इसको धीरे धीरे संस्कृत की जो इजी वर्जन है उसमें लिखा गया ताकि लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सके। When issues of the social history were explored the first time, the historian in the 19th or 20th century, they tended to take these texts at the face value, believing everything that was laid down these texts was practiced, राइट। तो ये जितनी भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं तो वो चीजें उस टाइम में प्रैक्टिस हो चुकी थी, वो वही चीजें उसमें काम आ रही थी बार बार, जो भी उस टाइम में सोसाइटी में चल रहा था, एक्टिविटीज हो रही थी, तो वो सारी की सारी महाभारत में हमें लिखी हुई मिली, ठीक है। उसके बाद सबसीक्वेंटली स्कॉलर्स बिगेन स्टडिंग अदर ट्रेडिशन फ्रॉम द वर्क इन पाली। तो इसके बाद हमारे स्कॉलर्स ने जो, ठीक है, जो संस्कृत स्कॉलर होते थे, तो उन्होंने चीजों को इजी करने में हमारे हिस्टोरियंस की हेल्प करी। और हिस्टोरियन ने इस चीज को जो है स्टार्टिंग किया, कहाँ से बिगिन किया, इसको स्कॉलर से थी, उनको पढ़ा करके, उनके समझ करके, उनके साथ रह करके या जैसे भी करके उनको उन चीजों को समझा, और फिर बाकी के अदर टेक्स्ट से इनकी इंफॉर्मेशन को मैच किया गया, तब जाकर हिस्ट्री में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अदर ट्रेडिशन फ्रॉम द वर्क ऑफ द, जो कि अदर ट्रेडिशन यानी कि जो पाली में, प्राकृत में, तमिल भाषा में इसमें लिखी गई थी, उसमें भी इसको मेंशन किया गया। These studies indicate, इस तरह की स्टडी ये इंडिकेट करती है कि वहां के जो भी लोग हुआ करते थे, सो कंटेन्ड इन द नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ओवरऑल रिकॉग्नाइज्ड, ऑथोरेटिव एंड इम्पोर्टेंट। तो जो भी, जिसने भी इसको ऑथोराइज किया है, जिसने भी लिखा है, ठीक है, वो एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है कि इसको युगों युग तक, ना कि उस टाइम में, आज तक भी और आने वाले टाइम तक भी इस महाभारत के एपिक को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, इसको रीड किया जाएगा। तो बस उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एग्जामाइन द एविडेंस दैट सजेस्टेड लैंड रेवेन्यू वाज इंपोर्ट फॉर द मुगल फिस्कल सिस्टम, ठीक है। एग्जामाइन द कंडीशन जमींदार द मुगल अगेरियन सोसाइटी। क्या कहा है बच्चे, एग्जामाइन द एविडेंस, उस एविडेंस को बताना है, उस प्रूफ को बताना है जो कि ये सजेस्ट करता है कि लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर द, लैंड रेवेन्यू मुगल एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया था, यही एक ऐसा उनके लिए मीडियम था जहां से उनकी इनकम होती थी, ठीक है। तो उसको डिस्क्राइब करना है। दूसरा, एग्जामाइन द कंडीशन ऑफ द जमींदार इन द मुगल, तो जमींदार की कंडीशन बतानी है जो कि मुगल एम्पायर के अगेरियन सोसाइटी में इसको बताया गया है। जमींदार कौन होता था, कैसे होता था, क्या पावर थी उसके पास में, ये बतानी है। तो पहले हम करते हैं ये वाला पार्ट। रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये जो रेवेन्यू था बच्चे, ये मुगल एम्पायर में उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था कि जिसके पास जितनी लैंड होती थी उससे उनको इतना ही जो है वो रेवेन्यू मिलता था, ठीक है। सो इट वाज देयर फॉर वाइटल फॉर द स्टेट क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus to ensure the control over the agriculture production। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या होता था, उनका कंट्रोल होता था एक तरह से। मतलब कि मान लीजिए कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट तो किसी को दिया ही नहीं था। सारी प्रॉपर्टी जो थी वो मुगल एम्परर्स के पास होती थी और मुगल एम्परर्स के द्वारा ग्रांट की जाती थी, पीजेंट्स को, लोगों को ग्रांट की जाती थी, ठीक है, ताकि वो उन पर खेती बाड़ी कर सके, ठीक है, और जो भी प्रोडक्शन निकलेगा उनसे उनको रेवेन्यू जाता रहे। इस तरह का सिस्टम बनाया गया था। सो and to fix and the collective revenue from the across the length and the breadth of the rapidly expanding the empire। ठीक है, अब इतना बड़ा एम्पायर होता था, उसमें जितने पीजेंट्स को जितनी लैंड दी गई थी उसी हिसाब से रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद दिस अपार्टस इंक्लूडिंग द ऑफिस, यानी कि ड्राफ्टर, राइट, तो उनका जैसे ऑफिस होता है ना, जहां पर मेन रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसके पास कितनी जमीन है, कितना टैक्स कहाँ से आना है, ठीक है, वो सारी चीजें बताई जाती थी। वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर का मतलब जो भी लेखा जोखा होता है, डाटा तैयार किया जाता है कि इतना रेवेन्यू आया, ठीक है, आना इतना था लेकिन आया इतना, कहाँ लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, किसने कितना दिया, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। तो उनका एक ऑफिस होता था जिसको दफ्तर बोला जाता था। रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड द रिकॉर्ड कीपर्स द penetrated the agriculture domain and become a deceive agent in the shaping agrarian relations। तो ये क्या करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, उनका रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, द penetrated of the agriculture domain, ठीक है, and become a deceive agent in the shaping agrarian relations। तो ये क्या करते थे, एक तरफ मुगल रूलर था, एक तरफ ये क्या थे, ये एजेंट थे राजा के, और तीसरी तरफ कौन थे, ये पीजेंट से। तो ये एक तरह से बीच में दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है ना। तो सेम इसे बताया गया है कि शेपिंग द अग्रेरियन रिलेशंस। तो इनके साथ में, इसके साथ में इसका, इसके साथ में इसका, इसके साथ में, तो तीनों का देखो, जब तक ये इनके पास, ठीक है, जमीन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लो ये जमींदार है, जमींदार के पास जमींदारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लैंड बहुत ज्यादा है। अब वो लैंड पर अकेले तो खेती करेगा नहीं, उसके लिए पीजेंट्स को हायर करना पड़ेगा। पीजेंट जितने मेहनत से काम करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा, तो इसके पास प्रोडक्शन आएगा, ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को देगा। तो एक तरह से आप देख रहे हो ना कि टोटालिटी में फायदा किसको हो रहा है, स्टेट को ही हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी लगी हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इस तरह से हमारे इंडिया को भी तो फायदा हो रहा है ना, चाहे वो खुद की, ठीक है, उनकी पर्सनल अपनी है, ठीक है, प्राइवेट है, लेकिन इससे स्टेट की, हमारी कंट्री की भी तो डेवलपमेंट हो रही है, राइट। नेक्स्ट, द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसिस्टेड द 2 स्टेजेस। अब ये जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, ये 2 टाइप से लिया जाता था, ठीक है, 2 स्टेजेस में लिया जाता था। 2 स्टेज कौन सी होती, फर्स्ट असेसमेंट एंड देन एक्चुअल कलेक्शन, ठीक है, कितना उसने दिया, कितना आना था उसके पास। मान लीजिए उसके पास 1000 रुपीज लेने थे, अब किसी ने क्या दिया, किसी ने उसको 200 दे दिया, 300 दे दिया, ठीक है, 200 300 दे दिया, अब कितना बचा उसके पास, 800 700। एक्चुअल में कितना आना था, 1000, दिया कितना उसने, 200 300। तो ये 2 तरह के होते थे, कितना तुम्हारा बकाया रह गया है, अब वो तुम्हें अगली बार देना पड़ेगा या बीच में देना पड़ेगा, ठीक है। अकबर डिक्रीड दैट व्हाइल ही शुड स्ट्राइव टू, अच्छा, द जामा वाज अमाउंट द एसेस। ये जो जामा होता है ना, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको एमसीक्यू में, ये जो जामा टैक्स होता है, ठीक है, ये एसेस्ड होता है, ठीक है, एसेस्ड होता है जो एक्चुअल में उसने दिया, ठीक है। उसके बाद एज अपोज टू हासिल, ठीक है, और उसको कितना हासिल करना था, कितना मिलना था, उसको इतना मिलना था। तो ये जामा और हासिल क्या है, 2 तरह के रेवेन्यू अरेंजमेंट थे, मतलब 2 तरह के स्टेजेस थे, ठीक है, एक एक्चुअल जो होता था और जितना उसको हासिल करना होता था। अकबर while they should strive to make the cultivators pay in cash, ठीक है, the option of the payment in kind was also kept to open। तो उनको कैश में पेमेंट दी जाने लगी। while fixing revenue that, देखो ये क्या लिखा है कि अकबर डिक्रीड दैट while he should strive to make the cultivators pay, ये कोशिश कर देते कि उनको पे जो है वो कैश में किया जाए, राइट। द ऑप्शन ऑफ द पेमेंट इन द काइंड वाज, तो जो ऑप्शन होता था ना पेमेंट देने का उनको, तो किस तरह का होता था, वाज आल्सो टू केप्ट इन ओपन, तो वो ओपन में दिया जाता था। जैसे आपने कभी मूवी में देखा होगा कि एक फर्म में काम करते हैं, ठीक है, शाम को उनकी एक लाइन लगती है, ठीक है, किसने कितना काम किया, ठीक है, उसको कितनी डेली की जो दिहाड़ी बोलते हैं जिसको, ठीक है, कितना उनको डेली की पेमेंट मिलती है, तो वो लाइन लगा करके खड़े होते हैं और उनका जो वो होता है, मुनीम जी होता है, वो उनको पैसे देता रहता है। तो इस तरीके से उसको ओपन में दिया जाता था, कोई चोरी छुपे नहीं होता था कि उनको इतना, आजकल तो क्या सीधा बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, इस तरीके से पहले ओपन में होता था ये सारी चीजें, ठीक है। औरंगजेब एक्सप्रेस द
instructed his revenue officer to prepare the annual record of the number of the cultivators in each village. तो इसने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया औरंगजेब ने दो कि जो है मेरे राज्य में जितने भी फार्मर्स है, कितनी उनके पास लैंड है, कितना प्रोडक्शन निकलता है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए. येट नॉट ऑल द एरिया वर मेजर्ड सक्सेसफुली. हालांकि ये था कि उस टाइम में सारे जितने भी एरियाज थे ना, उसको एक्चुअल में उसको मेजर नहीं किया गया था. किसी के पास ज्यादा थी, कम बता दी, कम थी, ज्यादा बता दी, इसलिए एक ठीक से डाटा रेवेन्यू उसका नहीं मिलता है. राइट. अब आता है कि द क्विट इंडिया मूवमेंट जनरली अ मास मूवमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ये बताना है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, जनरली अ मास मूवमेंट. इसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया. जिसको भी पता चला कि अब तो भाई लास्ट मूवमेंट है, अब तो क्या करना है हमें, इसी में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था ना, या तो तुम अपने देश को आजाद कराने में तुम्हारी जान जा रही है तो जाने दो, और नहीं तो फिर तुम गुलाम बन के रहो, करो या फिर मरो, है ना. उसके बाद एग्जामाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्स विच द पॉलिटिकल करियर ऑफ द गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड. बहुत इजी क्वेश्चन है कि अच्छा ये उसका पार्ट है, ठीक है, सॉरी बच्चा, ये उसका पार्ट है, जमींदार वाला पार्ट है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया. तो जमींदार वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया कि जमींदार की क्या पावर होती थी, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई थी. तो जमींदार क्या करता था, गाँव का मुखिया होता था, उसको काफी सारी पावर दी गई थी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जस्टिस भी क्या करता था, जो चोरी पुलिस वगैरह का काम होता था वो भी कर लिया करता था, ठीक है. मेन डिसीजन होता था, सरपंच के बाद जो मेन डिसीजन के लिए फाइल जाती थी उनके पास में, तो मोहर उन्हीं की लगी थी, स्टैंप लगी होती थी, बहुत सारी इनके पास जमीन होती थी. तो बस उस तरह की पावर आपको लिख देनी है जमींदार की. राइट. अब हम क्या करते हैं, एग्जामाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम विच द पॉलिटिकल करियर ऑफ द गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड. ठीक है. तो किस तरह से गांधी जी का पॉलिटिकल, देखो या तो वो करना है आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आप क्या करोगे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं इसमें, ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन. तो गांधी जी ने जब इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को इसको बॉम्बे की स्पीच से स्टार्ट किया था. बॉम्बे में उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते चले गए, ठीक है. और ये आखिरी हथियार है. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है. इस तरह से आपको 4 से 5 पॉइंट जो है उसको डिस्क्राइब करके लिख देना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इन द हिस्ट्री, देखो जो पहले अच्छी तरीके से आते हैं ना आप उसको कीजिए, क्योंकि दोनों में से एक ही करना है, दोनों में से एक ही करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है. In the history, nationalism, a single individual is often identified with the making nation. ठीक है. तो ये एक क्या है कि गांधी जी को एक ऐसी यूनिक पर्सनालिटी बताया गया है जिसमें इंडिया के फ्रीडम में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है. राइट. So in the history of the nationalism, a single individual is often identified with the making of a nation. Mahatma Gandhi has been regarded as the father of the Indian nation. तो इनको क्या कहा जाता है, father of the Indian nation. ठीक है. तो इनको हमारे जो नेशन है, ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है. इन सो फार एज द गांधी जी वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवर्ड ऑफ द ऑल लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. तो गांधी जी ना उनके एक सबके लिए ना एक आइडल थे कि वो खुद भी उन चीजों को करते थे जो दूसरों को कहते थे कि तुम्हें ये काम करना है, पहले उन चीजों को वो खुद करते थे ताकि लोग ये ना समझे कि इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं वो तो कुछ करते नहीं है, हम ही करते रहते हैं. तो इसमें बताया कि महात्मा गांधी जी हैज बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ द इंडियन नेशन. इनको राष्ट्रपिता क्यों बोला जाता है, इन सो फार गांधी जी वॉज, जैसे एक फादर होता है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है ना, ऐसे ही गांधी जी को जो है हमेशा अपने देश के लोगों की एक प्रोटेक्शन की चिंता लगी रहती थी. किस तरह से मैं इनको फ्री करवाऊं, किस तरह से क्या करना चाहिए मुझे जिसकी वजह से इनको मतलब आजादी मिल जाए ब्रिटिशर्स से. तो इसीलिए उनको ना कहीं इनका जो ये टाइटल था वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है. इन सो फॉर गांधी जी वॉज ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस एंड रिवर्ड ऑफ द ऑल लीडर्स हु पार्टिसिपेट. तो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो गांधी जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे. Mahatma Gandhi political career was shaped and constrained by the society in which he lived. महात्मा गांधी का पॉलिटिकल जो करियर था, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं बैरिस्ट्री करने के लिए और फिर इंडिया आते हैं. तो इंडिया की जब हालत देखी तो उन्होंने यहीं से अपना
अपने पॉलिटिकल गुरु से मिलने। हालांकि उनका पॉलिटिकल करियर वहीं से शुरू हो गया था, साउथ अफ्रीका से, लेकिन इंडिया आने पर ये और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच वी रिकंस्ट्रक्ट द, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलती है। तो फर्स्ट, पब्लिक वॉइस एंड द प्राइवेट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमें पब्लिक वॉइस यानी कि लोगों की बातों से, ठीक है, और उनकी जो प्राइवेट स्क्रिप्ट होती थी, जो वो जैसे अदर जो मिनिस्टर्स के साथ में जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, उनसे काफी पता चला है। स्पीचेस ऑफ गांधी जी एंड हिज द कंटेम्पररीज ऑन द पॉलिटिकल रोल, तो जो वो स्पीचेस दिया करते थे, उनके जो कंटेम्पररी जो भी लीडर थे, ठीक है, उनको स्पीच दिया करते थे, उनके साथ मीटिंग किया करते थे, वहां से पता चली। द पर्सनल एंड द प्राइवेट लेटर ऑन द पब्लिक एंड द प्राइवेट थॉट अबाउट द कंट्री के बारे में उनके क्या विचार थे, तो वो भी लेटर के थ्रू हमें पता चले। नेक्स्ट, जर्नल्स पब्लिश बाय द गवर्नमेंट एटसेट्रा, तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी इनके जो न्यूज़पेपर होते हैं, इनके आर्टिकल्स वहां पे पब्लिश हुआ करते थे। ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी ने काफी अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, ठीक है। मुझे एक ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड रिटन बाय द पुलिसमैन एंड द ऑफिसर, जब वो पकड़े गए थे, ठीक है, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए थे, क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए थे, ब्रिटिशर्स के पास भी इनका रिकॉर्ड था, वहां से भी पता चलता है। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर ऑन द कन्वर्सेशन पॉलिटिकल मूवमेंट इन द मास मूवमेंट, ठीक है, जब वो भी कोई भी मूवमेंट चलता था तो गांधी जी को उसमें जरूर जरूर इन्वॉल्व पाया जाता था, तो उसके बारे में भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकेलिटीज ऑफ द कॉमन पीपल, पिक्चर ऑफ द गांधी जी रिवील हाउ वाज प्रिसीव्ड बाय द पीपल, और द fortnightly रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, और अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग भारत के अलग अलग एरियाज में उनको उनकी बातों को लेकर के कोई ना कोई न्यूज़ चलती रहती थी। तो इस तरह से हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, टॉपिक का नाम है, टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, तब जाकर आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत उसकी जो एक सोचने की क्षमता है ना कि पैलेस ऐसा होना चाहिए, तो सेम वैसे उसको वर्ल्ड के साथ में, दुनिया के साथ में उसको कंपेयर किया गया है। तो जस्ट अ बुद्धा टीचिंग वर, ठीक है, जस्ट द बुद्धा टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोवर्स, बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो उनके फॉलोवर्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल, तो जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको भी कंपाइल किया गया, जो महावीर स्वामी की जो टीचिंग्स थी उनको भी कंपाइल किया गया, उनको भी लिखा गया कहीं ना कहीं। दीज वर ऑफन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी, ठीक है, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में था, जैसे हमने गौतम बुद्ध वाला जो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग का जब चैप्टर पढ़ा था हमने, तो उसमें गौतम बुद्ध की 1-2 स्टोरी भी दी हुई है, कि एक वो बूढ़ी औरत आती है उनके पास में कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, उनको प्रैक्टिकली समझाते हैं, तो इससे स्टोरी को कनेक्ट किया गया है ना। सो अपील टू ऑर्डिनरी पीपल, हेयर इज वन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है, प्राकृत टेक्स्ट के वहां से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो हमें इसको पढ़ना है। प्राकृत टेक्स्ट नोन एज द, तो ये प्राकृत टेक्स्ट जो होता है जिसको बोला जाता है क्या, उत्तराध्याना, ठीक है, उत्तराध्याना सुत डिस्क्राइब हाउ अ क्वीन नेम्ड, तो एक रानी थी, एक क्वीन थी जिसका नाम था कमलावती, ट्राई टू द प्रेस्यूड हर हस्बैंड, वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को एक तरह से परस्यू करती है, मतलब कन्विंस करती है, टू रिनाउंस ऑफ द वर्ड इफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर वर योर्स, ठीक है। अगर मान लो ये दुनिया में बहुत सारा ट्रेजर है, दुनिया एक ट्रेजर है और आपने उसको ट्रेजर को पाना है, तो यू विल नॉट द सेटिस्फाई, ठीक है, तो आप उसको पाकर भी सेटिस्फाई नहीं होगे, कि तुम्हारी खुशी किस में है, कोई बोलेगा मेरे को बस पैसा मिल जाए, ठीक है, मान लिया तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल गया, तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया, लेकिन तुम्हारी जो चाहत है ना वो तुम्हारी फिर भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। हर हस्बैंड टू रिनाउंस, अच्छा, इफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर वर योर्स, और इसके सारे खजाने, सारे ट्रेजर तुम्हारे हो जाए, यू वुड नॉट सेटिस्फाई नॉर वुड ऑल दीज टू बी एबल सेव यू, और ना ही ये पैसा तुम्हें सेव कर पाएगा, वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही है, समझा रही है।
तो व्हेन यू डाई, जब आप मरोगे तो किंग एंड लीव ऑल द थिंग्स बिहाइंड, सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। धम्म अलोन, केवल धर्म ऐसा होगा जो कि तुम्हारे साथ जाएगा। नथिंग एल्स विल सेव यू, एक धर्म ही ऐसा होगा जो तुम्हें सेव करेगा। तुम्हारा बिहेव, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे किए गए कर्म ही तुम्हें सेव करेंगे, बाकी सारी चीजें तुम्हें कोई भी सेव नहीं करेगी। एज अ बर्ड डिसलाइक द केज, जैसे एक बर्ड, जैसे एक पक्षी पिंजरे को डिसलाइक करता है, सो आई डू डिसलाइक, ठीक है, सो डू आई डिसलाइक द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किसको बोला गया है कि ऐसे ही मैं भी, जैसे पिंजरे में पक्षी को रहना पसंद नहीं होता ना, तो मुझे भी संसार में रहना पसंद नहीं होगा, ठीक है। मैं इसकी तरफ जाना चाहूंगी कि आई शेल लिव एज अ नन, मैं एक नन बनकर रहना चाहती हूँ। सांसारिक बंधनों में, मोह माया में पड़कर मैं नहीं रहना चाहती हूँ। विदाउट द ऑफ स्प्रिंग, विदाउट द डिजायर, बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्यार को पाने के, ठीक है। एंड विदाउट द हेटर्ड, बिना किसी नफरत के मैं जीना चाहती हूँ। दोज हु हैव एंजॉय द प्लीजर एंड रिनाउंस देम मूव अबाउट लाइक अ विंड एंड गो देयर द प्लीज, ठीक है, दे प्लीज। वो चीजें मैं हासिल करना चाहती हूँ जो एक्चुअल में मुझे खुशी दें, ठीक है, ना कि दुनिया की खुशी पर मैं अपने आप को सरवाइव करना चाहती हूँ। तो इस तरह से बातें वो करती है अपने हस्बैंड से। लिव योर लार्ज किंगडम, तुम छोड़ो अपना किंगडम, क्योंकि वो रानी थी ना, वो राजा को समझा रही है कि यार छोड़ो तुम अपना ये राजपाट काज सब तुम छोड़ो, ठीक है, और तुम धर्म की तरफ चलो। व्हाट प्लीज द सेंस बी attached and the property then practice several penance being form of the energy। और इसी से क्या है कि जैसे जैसे तुम धर्म की तरफ बढ़ते जाओगे, तुम्हारे अंदर तुम खुद पाओगे कि तुम्हारे अंदर शरीर में एक ऐसी एनर्जी आ गई है जो पहले तुमने कभी नहीं ऑब्जर्व करी थी। इस तरह से वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को समझाती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पर्सन हु परस्यूडेड द किंग, तो कौन उसको समझा रहा है, किंग को, उसकी क्वीन, ठीक है। ओ किंग धम्मा अलोन, नथिंग एल्स विल सेव यू, कोई तुम्हें सेव नहीं करेगा, सिर्फ धम्म ही करेगा। व्हाट डज वर्ड धम्मा सिग्निफाइज, तो ये जो धम्म इसने वर्ड किया है, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, ये बताना है। हुज टीचिंग वाज फॉलोड बाय द डिसाइपल, तो जो बता रही है वो किसकी टीचिंग को फॉलो कर रही है, महावीर स्वामी की या गौतम बुद्ध की। अंडर विच द कंटेंट द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट unchecked like the birds their fight, ठीक है, their flight was the told by the disciple of महावीरा। तो ये सारा बर्ड का एग्जाम्पल देते हुए जो महावीर स्वामी की जो डिसाइपल हैं वो बताती हैं। द क्वीन कमलावती, उस क्वीन का नाम क्या है, कमलावती, persuaded द किंग टू रिनाउंस द वर्ल्ड, की इस दुनिया के मोह माया को छोड़ दे। नेक्स्ट धम्मा और रेफर वर द ट्रुथ, तो ये धम्म किसको बोला गया है, सच्चाई को बोला गया है, सच को बोला गया है कि तुम धर्म के सच्चाई के मार्ग पर चलो। द डिसाइपल वाज फॉलोइंग द प्रीचिंग ऑफ द महावीरा, तो ये किसकी फॉलोवर्स है, ये है लॉर्ड महावीरा की। वन हु हैज लेफ्ट द वर्ल्डली प्लीजर, जो भी इस संसारिक मोह माया को त्याग देता है, विल फ्लो लाइक अ विंड, ठीक है, वो जैसे हवा में पक्षी उड़ता है ना, सेम ऐसे वो संसार में बिना किसी इच्छा के, चाहत के, प्यार के, नफरत के, वो इस तरह से दुनिया में सुखी होकर जी सकेगा। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आता है क्या, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, तो क्या होता है, डेमोन। तो डेमोन क्या होता है कि दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम ऑफ द करियक्कल अम्मैयर, ये कौन थी, ये थी लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी, ठीक है, लॉर्ड शिवाज डिवोटीज, ठीक है। तो ये वही है जो एक फीमेल पोएट संत थी, सबसे पहले इन्होंने ही इसको ज्वाइन किया था। अल्बराज और नैनार दो वो बने थे ना, दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। अल्बराज जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज हैं और जो नैनार थे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज हैं। तो उसमें फीमेल को मना मतलब किया गया था कि तुम्हें जो है वो बाहर नहीं जाना है, तुम्हें भक्ति वगैरह नहीं करनी है। तो ये आगे लीड करती हैं उनको, और ये पहली उसकी नैनार्स की फर्स्ट फीमेल वो थी, क्या बोलते हैं, पोएट संत थी। कौन, जिनका नाम है करियक्कल अम्मैयर। इन विच शी डिस्क्राइब हर सेल्फ, वो अपने आप को इसमें डिस्क्राइब करती है कि द फीमेल पे, ठीक है, डेमोनेस विद द बल्गिंग वेन्स प्रोड्यूसिंग द आईज, वाइट टीथ एंड द shrunken stomach, red haired and jutting teeth, lengthy shines extending till ankles, short shout and the wails while wandering in the forest. This is the forest of the Alankatu, which is home of our father like Shiva, whose dances with his matted hair thrown all in all eight
ऑन इन ऑल 8 डायरेक्शंस विद द कूल लिम्स। ये क्या बता रही है, एक तरह से लॉर्ड शिवा को आपने देखा होगा ना, जब वो डांस करते हैं तो अपने बाल बाल बिखेर देते हैं, तो सेम उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू। अब आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए कि हाउ ब्यूटी हैज बीन पर्सोनिफाइड बाय द करियकल अमर। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना, मानवीकरण करना, ठीक है। तो किस तरह का करियकल अमर ने ये पर्सोनिफिकेशन किया इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू। बल्गिंग को सारी चीजें लिख देनी है, बल्गिंग वेन्स, द प्रोड्यूसिंग आईज, ठीक है, आंखों में चमक होती है, ठीक है, और जो वेन्स होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, वो किस तरह से एक तरह से उभरती हैं, ठीक है, जब हम कोई बहुत ही एनर्जेटिक काम करते हैं तो वेन्स वगैरह भी होती हैं। एंड द सुक्रेन द स्टमक, ठीक है, और जो हमारा स्टमक होता है वो भूख प्यास जो होती है इस तरह से वो भी एक्ट करता है। शाउट, और जिस तरह से जंगल में घूमते फिरते दौड़ लगाते हुए भगवान का नाम जोर से चिल्ला कर कि वहाँ कोई सुनता नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को सुन सकते हैं, ठीक है। एग्जामाइन द फ्रेजेस विद द मेटर्ड हेयर थ्रू ऑल द 8 डायरेक्शंस। करियक्कल अमर पर्सोनिफाइड द ब्यूटी ऑफ द पे, ठीक है, तो इसको एक पे के रूप में या डेमोनिस के रूप में उसको बताया गया है, ठीक है। द पोएट वॉज मैड, the poet was mad as she was shouting and wailing in the devotion of the Lord Shiva। तो वो भगवान शिव की भक्ति में इतनी खोई हुई है कि इतना जोर जोर से वो गाना बजाना गाती है कि बस मेरे शिव जी भगवान मेरे को सुन ले। and she was desperately the searching from him and the alakandu, ठीक है, alankandu, and hence her appearance has become the bulging veins producing eyes, white teeth, और ये सारी चीजें आपको जो भी उसमें बताई गई हैं लिख देनी है। नेक्स्ट कहता है एग्जामाइन द फ्रेजेस विद द, इस फ्रेज का नाम बताना है, इस कहावत का मीनिंग बताना है आपको। द फ्रेजेस इन फर्स्ट द लॉर्ड शिवा डांसिंग इन द अलख कंदू, ठीक है, तो जैसे वो अलख कदू का डांस करते हैं, मतलब ऐसे वो त्रिशूल लेके डांस करते हैं ना, इस तरीके से। वेयर इन हिज मेटेड हेयर वाज थ्रोन इन द ऑल 8, और वो जब ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब गुस्से में डांस करते हैं या फिर वो त्रिशूल लेकर डांस करते हैं, तो उनके जो बाल हैं वो चारों दिशाओं में, मतलब 8 की 8 दिशाओं में। अब बोलोगे मैडम 4 दिशाएं होती है, नहीं बच्चे, कार्डिनल डायरेक्शंस भी तो होती है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से 8 डायरेक्शंस होती हैं, वो सारे उसमें घूम जाते हैं, ठीक है, सारे उसमें बिखर जाते हैं। अब एक और है, रीड द फॉलोइंग रिसोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow। British elements is gone but they have left the mischief behind। अंग्रेज तो चले गए, आपने कहावत सुनी होगी ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, सुनिए कि नहीं सुनी, ठीक है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो अपनी जो मिसचीव्स यानी कि अपनी शैतानियां, अपनी जो उनके जो काम थे वो यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। अब ये क्यों कहा है, ठीक है, किसने सुनी है कि अंग्रेज तो चले गए, किसी ने बोला भी होगा, बहुत बार बोलते भी हो आप लोग, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, है ना, कुछ ऐसे बोलते होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, एक्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। इट इज नो यूज सेइंग दैट वी आस्क फॉर द सेपरेट इलेक्टेड। ये कोई कहने की बात नहीं कि हमें जो है वो सेपरेट इलेक्शन कराने चाहिए। अगर सेपरेट इलेक्शन हुए तो एक तरह से वो जो जिसके के लिए सेपरेट इलेक्शन करा रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे हमसे, ठीक है। जैसे एक बॉडी में से अगर एक हाथ को अलग कर दिया जाए तो वो इस बॉडी का पार्ट नहीं रहेगा ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। बिकम इट इज अ गुड फॉर अस वी हैव हियर द लॉन्ग इनफ, ठीक है। सो इट इज नो यूज saying that we ask for separate electorate because it is good for us, we have hated it long enough, we have heard it long enough। बहुत टाइम पहले से सुन रहे हैं कि सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए। We have heard it for years and result this agitation were now separate nation। और अब ये आ गया है कि अब सेपरेट नेशन की कगार पर, यानी कि अब हमारा भारत 2 हिस्सों में बंटने के लिए तैयार हो गया है। सो कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर द सेपरेट इलेक्टेड। क्या तुम मुझे एक भी कंट्री का ऐसा नाम बता सकते हो जहां पर सेपरेट इलेक्शन हुए अभी तक? उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। If so shall prepared and to accept it, but this unfortunately country, if this the separate electorate is going to be the presented in the even after the division of the country, वो ठीक है बेटिक
एंड द कंट्री इट इज नॉट वर्थ लिविंग इट। जब कंट्री दो भागों में बट गई तो उसका अलग होने का फायदा क्या हुआ? सेपरेट इलेक्ट्रेट कर भी रहे हैं, ठीक है, वो जब कंट्री में एक रहेंगे एक होकर के, ठीक है, हम सेपरेट इलेक्शन कर देते हैं उनके लिए, तो वो अलग अपनी रहेंगे तो इसी कंट्री में, लेकिन वो अलग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बंटवारा ही हो रहा है, जब अलग अलग कंट्री बन ही रही है, तो फिर किस बात का सेपरेट इलेक्शन करें हम? ठीक है, तो यही चीजें समझाते हैं। वी डू नॉट वांट टू द perpetuate that mischief here or the here when the British introduce its element and then, अब ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये ब्रिटिशर्स का ही किया धरा है कि वो जाते 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 भी अपने इस इंडिया पर बम फोड़कर चले गए। जैसे वो जाने लगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि तुम जा तो रहे हो, कम से कम हमारा भला ही कर जाओ, कंट्री हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमारी कंट्री को अलग करने का ऑर्डर पास कर दो, बस हम इसी में खुश हैं। तो उनके लिए वो अथॉरिटी उनको साइन कर दी, वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, जिसकी वजह से भारत दो भागों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। यही सारी चीजें इसमें लिख ली हैं कि दिस इज ऑल राइट बट दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड, वी आर वी गेट आउट इट ऑफ और नॉट। ठीक है, कि क्या हमें इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड, हु रेफर्ड दे, यहां पर दे किसको बोला गया है? ब्रिटिशर्स को। किसको बोला गया है? ब्रिटिशर्स को। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड? ठीक है, तो अब बताना व्हाट, पहले दे हैव लेफ्ट द लेगेसी, ये क्वेश्चन दूसरा, ये व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है? ये इन्होंने बोला है दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड, कि वो अपने पीछे अपनी शरारतें छोड़ गए हैं, अपने पीछे अपनी मिसचीव्स छोड़ गए हैं। तो इसमें क्या बताना है कि द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंडियंस बी यूनाइट, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस यूनाइट होकर रहें, इंडियंस एकता में रहें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको डिवाइड करने से उनका वो जो मकसद था डिवाइड एंड रूल वाला, वो पूरा हो जाएगा, है ना, कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, हमारा जो मकसद था वो भी पूरा हो जाएगा और इनकी भी रह जाएगी। ठीक है, तो दे अप्लाइड डिवाइड द रूल पॉलिसी फॉर द created the division which had affected the life of the people, entire nation, and hence need to get out of it was instead। ठीक है, तो इंस्टेड का मतलब होता है कि बदले में इसके कि तुम ठीक है आपस में अलग हो जाओ, ठीक है, दो भाई होते हैं, ठीक है, वो अकेले मतलब इकट्ठे घर में नहीं रह सकते हैं, तो खुशी खुशी अगर वो अलग होना चाहते हैं तो हो जाए। लेकिन अगर तुम इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करके या कुछ ऐसी सिचुएशन से बना करके जिससे औरों को हार्म हो, जिससे औरों को नुकसान हो, कोई भी एक फिजिकल हार्म हो उनको, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो आइडेंटिफाई द अल्टीमेट मैसेज स्ट्रेस्ड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल इन हिज स्पीच। तो किस तरह इनकी स्पीच में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच में किस तरह का सेंस आपको नजर आ रहा है? ही वाज द अर्गिंग द पीपल आर कंट्री नॉट टू अडॉप्ट द लेगेसी लेफ्ट बाय दैट। तो मेरी मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी इस शरारतों को, जो भी ये पीछे छोड़कर जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, इसको मत अपनाओ। ठीक है, एक तरह से ये उन्हीं का सबका किया जा रहा है, उनके मकसद में उनको पूरा मत होने दो। कॉल द सेपरेट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो उनके इस मकसद को नाकामयाब करो, इनको भगाओ यहाँ से, लेकिन डिवाइड मत कीजिए। तो ये समझाने का उनका पर्पस था। अब हम क्या करते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको ना और दिया होगा, तो और में से या तो ये करना है या फिर ये 3 करने हैं। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का होगा और ये आपके 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है। तो आपको कालीबंगा इसमें हड़प्पा साइट, ठीक है, आपको वो लोकेट करनी है। आगरा अ टेरिटरी अंडर द बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, आगरा को रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। सांची एज अ बुद्धिस्ट साइट, बहुत इजी है। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी सारा कहाँ पर है, ये क्या चीज है। तो ऑन द सेम आउटलाइन, ठीक है, आपको क्या करना है, उसी मैप में ये क्वेश्चन आपको या तो ये करना है या ये करना है, ये तो एक क्वेश्चन है। उसी मैप में ही ऑन द सेम आउटलाइन ऑफ मैप 2 प्लेसेस वेयर वी हैव मार्क्ड ए और बी, आपको ए और बी मार्क करके दिया जाएगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सी जगह है। मतलब एक पर तो आपको कुछ दिया नहीं हुआ, आपको खुद बताना है। दूसरा ए और बी करके दिया होगा, वो लोकेशन बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो ये देखिए, राइट। तो
पहला क्वेश्चन क्या था, कालीबंगा अ हड़प्पा साइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा पहले हम ये कर लेते हैं ए और बी वाला, ठीक है। तो ए और बी में ए और बी विच आर द सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये वो सेंटर है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेंटर माना जाता है। तो ये क्या है बच्चे, ये है अमृतसर, ठीक है। ये क्या है, अमृतसर, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये हो गया यूपी, ठीक है। ये हो गया बिहार, ठीक है। ये हो गया यूपी, ये है बिहार। अब हम चलते आगे की तरफ। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कालीबंगा। उसके बाद कहाँ पर है, ये देखिए कालीबंगा, अमृतसर, ये रहा आगरा, ठीक है। आगरा में क्या पूछा गया, अभी आगरा बाबर अकबर औरंगजेब, तो आगरा कहाँ पर है, ये यूपी में है, ठीक है। ये चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। सांची स्तूपा कहाँ है, सांची स्तूपा आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र का हो गया। बस इस तरीके से आपको पूरा मैप कर देना है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया होगा आपका, ये फिजिकल एम्पायर्ड स्टूडेंट के लिए, जो कि दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, उस तरह के बच्चों का। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ये वही बच्चे करेंगे जो जिनका कोई विजुअल जो है वो विजन ठीक नहीं है, मतलब देख नहीं सकते हैं ठीक से, ये उन्हीं को करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और समझ में आ गई हो तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आज आपको सेशन कैसा लगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हमारे इग्नाइट बैच को, जिसके लिए आपको क्या करना है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जाना है आपके गूगल पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर टाइप कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन में, क्या करना है आपको, गूगल टाइप करना है, ठीक है। क्या टाइप करना है, गूगल टाइप करना है। तो ठीक है, ये टाइप करना है आपको। जैसे ही आपने टाइप कर दिया यहाँ पर, और इधर टाइप करना है आपको गूगल क्रोम, राइट। ये गूगल क्रोम आ गया, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है, क्या क्या आ रहा है यार, यहाँ पर टाइप करना है आपको अड्डा 24/7, ठीक है। क्या टाइप करना है, अड्डा 247। बस आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा ऑल कोर्सेज। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो वैसे आपके सामने ना इस तरह की विंडो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ पर लिखा है स्कूल K-12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप क्लास 12th के हो, बस आपको बोर्ड एग्जाम पर क्लिक करना है। ये देखिए इतना सस्ता, ये आपके पास बहुत ही लो प्राइस पर आपके लिए रखा गया है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम को, आपके जो नियर डियर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, उनको क्या बताना है, इग्नाइट बैच पर उनको बताना है कि कोर्स को ज्वाइन कर लें। अब ये कितना है, 2549 का है, जिसमें आपको क्या चीज़ दी जा रही है, जिसमें आपको पहली बात तो ये कि कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, इंटरेक्टिव क्लासेस, ठीक है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, मोइन सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको हर कौन से सर, नए सर हैं वो जिनका नाम है प्रिंस सर, ठीक है। इंग्लिश आदित्य भैया पढ़ाएंगे, राइट। ज्योग्राफी सुनील सर पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, राइट। तो आप ये देखिए 2549 में आपको 12 मंथ की वैलिडिटी, यानी कि 12 महीने में आप 2500 समथिंग कुछ पे करने वाले। और ये भी आपको पूरा नहीं करना है, आपको कूपन कोड लगाना है Y489, बस इसको अप्लाई करना है। और क्या करना है, जैसे आपने अप्लाई किया वैसे 2489 का ये कोर्स रह गया है, जो कि 12 महीने की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत 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 अच्छा निकलने वाला है अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपके हर चैप्टर के साथ में अपने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है, आपके PDF हो गई, रिकॉर्डेड सेशंस हो गए, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी जाती है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे आप, ठीक है। तो फटाफट से जाकर के आज ही इस बैच को एनरोल कर लीजिए, और आप इस सपने को, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 99% लाने का जो एक वो है आपका सपना है, उसको पूरा कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।